सब A1 फर्स्ट क्लास। कैसा जा रहा है जुम्मा? ठीक ही है यार, आज जरा थोड़ा-सा जुम्मे तक तो खैर जुम्मे के बाद ही काम शुरू करते हैं ना, थोड़ा बिज़ी था बस। अच्छा, इधर नहीं होता ऐसा ना, तो अभी यहाँ समझे सुबह 7-8 बजे से आपका जुम्मा बिजी है, तो अभी जुम्मा पढ़ के ही वापस जा रहे हैं और रास्ते में बिरयानी उठाई फिर ऑफिस, दैट्स इट। और वही फिर 6-7 बजे तक। पाकिस्तान दुबई में यही मजा है ना कि जुम्मे तक कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, चिल होके बैठो। हाँ, और आराम से आप उठ सकते हैं, मतलब कि कोई इश्यू नहीं है आपको। वहाँ पे है सीन दुबई में जैसे होता है पाकिस्तान में कि भाई जुम्मे को बिरयानी खानी है और हर जगह बिरयानी की देखें खुल जाती है जुम्मे के बाद और रश लग जाता है लोगों का। नहीं, जुम्मे को मतलब कि ये है कि हर तकरीबन आप समझ लें, हर नेक्स्ट बंदा जो है ना, चावल ही खा रहा होता है और जो भी रेस्टोरेंट होते हैं उनमें आपको बंदी मिलती है बिरयानी उसकी। जो वाफर मिकदार में मिल जाती है और लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं तो वो बिरयानी वगैरह खा लेते हैं या चावल वगैरह खा लेते हैं, वो ये रूटीन तो होता है। बंदी का ज्यादा सीन होगा उधर। हाँ, डेफिनेटली अरबिक, लेकिन यार वो कम है यहाँ पे। बिरयानी आपको पता है पाकिस्तानी, इंडियन दोनों रेस्टोरेंट्स पे वाफर मिकदार में मिल जाती सही बात है। है। यार कल हमारे भाई अमार फारूक को मतलब कि वो नहीं होता यार, हर ऐसी सिचुएशन में मैं ही क्यों आ जाता हूँ या वो कहता है मुझे क्यों तोड़ा। तो कल जो कौन? है ना हमारा फारूक? जी, अमार फारूक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी यूएसए से हैं। क्या हाल है अमार भाई? जी, आज़म भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे भाई साहब, क्या चल रहा है यार? वालेकुम सलाम। किधर से है हमारा फारूक भाई? यूएसए में? मैं यूएस में, मैं कैलिफोर्निया में हूँ। कैलिफोर्निया में? नाइस नाइस। मैं न्यूयॉर्क साइड पे हूँ, अभी तो आप 3 घंटे पीछे, सुबह के 10 बज रहे होंगे। यस, सॉरी, थम्स अप। सर्दी वगैरह की क्या सिचुएशन है कैलिफोर्निया में? कैलिफोर्निया में सर्दी नहीं होती आज़म भाई। वहाँ नहीं पड़ती, वहाँ नहीं पड़ती है तुम्हें? मतलब और गर्मी? गर्मी भी आपको कह लो ऐसी होती है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। खैर वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है। आई थिंक 40 तक की चला जाता है टेम्परेचर, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो कुछ सिटीज़ हैं जैसे जहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी रहते हैं, जैसे सैक्रामेंटो, वहाँ पे काफ़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता मसला। पाकिस्तानियों की वजह से गर्मी नहीं होती है, ये नोट करेगा, वैसी हो जाती है। और यार ये सर्दी जो है वो कितना गिरती है, मतलब कि सर्दियों में कितना टेम्परेचर गिरता है उधर कैलिफोर्निया में? आई थिंक वो यहाँ पे है पहाड़ वगैरह, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, सो वहाँ पे माइनस में भी जाता है। बट ये कि जो मेजर सिटीज़ है कैलिफोर्निया की, सैन फ्रांसिस्को के आसपास, फिर लॉस एंजलिस, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती। देखिए आजम भाई, अभी न्यूयॉर्क में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होता है, सेल्सियस में नहीं होता, तो वो कन्वर्जन थोड़ी ऑन टॉप ऑफ हेड होगी नहीं। बट अभी जो था पूरा हफ्ता 17 डिग्री फ़ारेनहाइट पे था, जो ऑलमोस्ट कभी-कभी -4 फील लाइक पे भी चला जाता था। बट इस हफ्ते जो है वो वापस यार 40। ये फॉरेनहाइट मुझे समझ नहीं आती है, सेंटीग्रेड में बता दिया करें। ये जस्टिस भाई बताएंगे। जस्टिस भाई कितना यार बनता फिर है कन्वर्जन? यार फिर किसका तो कितना मैंने हमारे समझ भाई हमारे फिर तो आपसे वो हमारा फेमस सवाल किया ही नहीं जा सकता, जो हम जो भी सर्दी में रहने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं कि यार सर्दियों में जो है वो बॉल्स फ्रीज हो जाते हैं तो उनको गर्म करने के लिए क्या करते या हैं? मैंने सुना नहीं, क्या कह रहे जी थे सैयद भाई मैंने सुना नहीं, कुछ कह रहे थे मेरे नाम जी से। सैयद भाई। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन क्या होता है? या जैसे अगर यहाँ अभी 20 फ़ारेनहाइट है तो वो सेल्सियस में कितना बनता है? 20 होगा आपका, -6 लगा लीजिए, -6-7। तो ये आजम भाई यहाँ पे अभी -6 चल रहा है आपका। यार यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 55 डिग्री आज अच्छा है मौसम। हाँ, नहीं आज ओवरऑल अच्छा है। कल परसों तक चला गया था माइनस में ओवरऑल। कितने सेंटीग्रेड में कितना होगा? 55 का -6। होगा, नहीं 55 का होगा इस वक्त जो टेम्परेचर है उसका होगा मेरे ख्याल से 1 सेकंड 30 और हमें लगा लीजिए 10-12 डिग्री, 12 डिग्री। गपशप कर लेते हैं, लेकिन आज जस्टिस भाई ने बोला था कि यार हम क्रिकेट पे जरा शायद ना ही बात करें और हमारा कुछ क्रिकेट से बात करेंगे। इनका टॉपिक उर्दू भी आपको पता है, उर्दू लैंग्वेज के जो है ना ये इनका बड़ा अबूर है, तो उस पे जरा बात करेंगे। लेकिन खैर फिलहाल जरा बात करते हैं, फवाद भाई भी आए हैं गर्म इलाके से और गर्म आदमी है फवाद भाई, इनसे पूछते हैं कि कराची में मौसम कैसा है? अब बताइए इंग्लैंड में सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट इंग्लैंड में क्या होता है? सेल्सियस होता है जैसे में। यूएस के अलावा कौन सी कंट्री जो फ़ारेनहाइट यूज़ करती है, मुझे बताएं। या नॉट श्योर, मुझे लगा था इंग्लैंड में शायद, याद नहीं रहा क्या करते हैं इंग्लैंड में यूज़। अमेरिका में माइल होता है, किलोमीटर नहीं होता, ये सारे बुलशिट यही अमेरिका में ही है भाई। जस्टिस भाई आप पंजाब पे बात करने लगे और राना सलमान नहीं होगा तो फिर वही बता, आपको पंजाबी के बहुत बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं। अभी मैं करता हूँ, देखता हूँ उनकी शाम की कितनी अच्छी है। वैसे ये आई डोंट नो आपने नोट किया जैसे भाई इस टेम्परेचर के टॉपिक पे लोग काफ़ी अमेरिकन से काफ़ी स्ट्रांग व्यूज़ हैं कि फॉरेनहाइट इज़ मोर रेलेवेंट, कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड। कभी आपने ये देखी इस तरह की कोई डिबेट होता है? नहीं मैंने तो नहीं देखी, आई डोंट थिंक इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली मेट्रिक सिस्टम बेहतर ही है, टेम्परेचर में भी बेहतर है। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार देखें आप, जो सेंटीग्रेड सिस्टम है वो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, ठीक है? क्योंकि 100 पे बॉइलिंग जो है और 0 पे फ्रीजिंग, ठीक है? वो वाटर के हिसाब से है। तो जो फॉरेनहाइट है उसमें आपको 0 का पता चलता है कि यार हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है और मतलब कि यू गेट अ बेटर सेंस ऑफ द टेम्परेचर जो अपनी बॉडी के लिहाज से। खैर जैसे कि वियर्ड डिबेट जो हर कुछ सालों यार थर्मामीटर, मगर थर्मामीटर तो मेरे ख्याल दुनिया भर में फ़ारेनहाइट नहीं होते हैं, राइट? थर्मामीटर में तो नहीं होता सेल्सियस में, लोग मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 98.7 नहीं कहते हैं ना लोग। हाँ, सो बेसिकली अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार जो फॉरेनहाइट है इट्स बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको ठंड कितनी लग रही है, क्योंकि वो सेंटीग्रेड जो है वो एक्चुअली ज़्यादा टेम्परेचर स्केल जो है वाटर के लिए है और विदाउट एक्चुअली फॉरेनहाइट से आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा पता चलता है इजीली, इसलिए वो आपके पास यार आई एक थिंक दैट्स नहीं, आई थिंक दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आप देखें ना कि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है 94 डिग्री, तो आप नहीं मर जाएगा अगर आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 94 पे गया, यू विल बी डेड। तो क्या मतलब रेलेवेंस है अगर इस वक्त यहाँ पे 55 डिग्री है और सर्दी का मैं आज, तो इसकी ह्यूमन बॉडी से क्या रेलेवेंस है? ह्यूमन बॉडी में 94 से नीचे फ़ारेनहाइट जो भी होगा आदमी विल बी डेड एनीवे। सो आई डोंट नो इसमें ह्यूमन बॉडी का अब कनेक्शन है। मैंने कि जो एक्सप्लेन यानी कि आपको सर्दी कितनी लग रही है ये फॉरेनहाइट पे इजी है। मेरे को नहीं समझ आता कि व्हाई डू दे हार्प ऑन अबाउट इट सो मच, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रांग व्यूज ऑन दिस। इट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट एक्चुअली, कभी रेडिट वगैरह पे मिलेंगे उसको अच्छा, पोस्ट। क्या यार सीन लिखा हुआ ये है कि सेल्सियस जो है वो यूके या यूरोप में भी 1960s में अडॉप्ट हुआ है, तो बिफोर दैट इट वाज अ यूनिवर्सल थिंग और अमेरिकन स्टिक टू द जो जस्टिस भाई कह रहे हैं थोड़ा इजी है समझना अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल रीजंस। फ़ारेनहाइट जो है वो सिंपल है 0 टू 100। सो अब यार जैसे इस पे पता है, सही बोलिए सॉरी बोलिए। नहीं नहीं बोले, बट वही बात आ गई ना, जैसे यहाँ 100 का टेम्परेचर पहुंच गया तो आपको इजीली पता है कि गर्मी है और 0 पे पहुंचा तो सर्दी है। तो सेल्सियस में वो बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, या अगर 100 हो तो वो बहुत ज्यादा ओवर लाइक 150 152 व्हिच बहुत हाँ, अनरियलिस्टिक लगता है। हाँ यही यही पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। यार
दुनिया भर मैट्रिक सिस्टम चेंज हुई 50-60s में, यूरोप भी हुआ है, आप देखना बड़े सही में जब भी चेंज आया है। पहले तो सब जगह अलग-अलग सिस्टम्स थे। अब मैट्रिक सिस्टम में जब चेंज आया, तो दुनिया भर में तो वो लोगों के लिए शुरू में मुसीबत तो हुई ना, अगर आपकी फैक्ट्री थी फर्स्ट करिए, तो वहाँ पे जब आप सूतों में काम कर रहे हो, अगर आप मैं बड़े सही की बात कर रहा हूँ, फिर आपसे कह रहे हैं मैट्रिक सिस्टम करो, यहाँ पे चेंज एवरीथिंग। हुआ ये कि अमेरिका के अंदर क्योंकि बिज़नेस लॉ ने बेसिकली इसको रोक दिया, वरना यहाँ पे भी 50s में यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन हुआ था मैट्रिक सिस्टम में, चलो दुनिया भर की तरह, जो दुनिया भर में हुआ था, इट्स ईज़ी सिस्टम ओवरऑल। मगर यहाँ पे क्योंकि बिज़नेस लॉ भी है, उन्होंने इसको रोक दिया और एंड दे मेड श्योर कि ये क्योंकि बी एन एक्सपेंसिव बिज़नेस, राइट, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अपनी बिज़नेस में बदलनी पड़ेंगी फ्रॉम क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट और फ्रॉम इंपीरियल सिस्टम और अलग-अलग जो सिस्टम अमेरिका में इंचेस के। अब अमेरिका में आपको शीट खरीदने जाइए फर्स्ट करिए, तो उसकी थिकनेस वो कहेगा 7 लाइक 17/19, 7/9, 7/11, राइट? आम आदमी को पता ही नहीं है इंचेस, आई मीन सॉरी मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर्स, राइट? सो द पॉइंट वाज़ कि जब यहाँ पे चेंज करने का टाइम आया, दुनिया भर में जैसे हुआ था, बिज़नेस लॉ ने यहाँ इसको रोक दिया। दैट्स ओनली डिफरेंस। बोलिए फवाद भाई। हाँ, बोलिए फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे के बाद अच्छा लग रहा है आज़म भाई की स्पेस में कि तीली नहीं लगाई इन्होंने अब तक। माहौल तो बन रहा है, दोस्त तो नीचे नज़र आ रहे हैं हमें तीली लगाने वाले। और लेकिन आज आज़म भाई मुझे लग रहा है कि माहौल गर्म होने का इंतज़ार करना, और थोड़ा-सा जस्टिस भाई का एहतराम भी है खालिस उर्दू में, जिसकी वजह से अब तक जो है माहौल नहीं गर्म हो सका उस तरीके से। लगता है वीडियो नहीं पहुंची वो शाहरुख खान वाली अभी तक जो ऑनलाइन मशहूर हुई है जस्टिस भाई। सर आज जो है ना ठंड प्रोग्राम है और हम ठंड पे बात कर रहे हैं, आपको नहीं नज़र आ रहा है जस्टिस भाई आए हुए हैं? और वैसे तो जस्टिस भाई भी आजकल वैसे गर्म हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन आज ठंड प्रोग्राम है। वैसे जस्टिस भाई आज का हमारा टॉपिक डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर इमरान भाई तो नीचे बैठे हुए हैं। नहीं, वो आ जाएंगे तो आज पंजाब उर्दू में बात करते हैं ना, पंजाब और उर्दू पे। अच्छा, तो ये इसका मतलब हमारा टॉपिक आज का डोमेस्टिक है, फिर आ जाएंगे वो। चलिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मुझे ना खिलाया करें, मुझे डोमेस्टिक तक रहने दिया वो करें। डोमेस्टिक तो पंजाब के प्लेयर हैं वो तो। चलिए, मैं टॉपिक का नाम चेंज करता हूँ फिर। इस वजह से वो आपके दोस्त जो हैं वो फैसल साहब, उनका काफ़ी होगा। और राना सलमान साहब तो खैर हमारी उनके पास जो नॉलेज है जस्टिस भाई, वो तो हम और आप पहुंच ही नहीं सकते वहाँ तक। और यार हमारे भाई फिर कहाँ-कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप आज़म साहब? आज आप क्या किस ज़बरदस्त वॉइस में बात कर रहे हैं, ज़रा ये किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, ज़रा ये बताएं। यार आप समझ नहीं पा रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार। ठंड तो यहाँ भी बहुत है यार, बस ठंड से लगता है आवाज़ ऐसी हो गई है। ओए होए होए छोटा आजम, यार छोटे आजम यार कमाल है यार। ये तो अपने क्या नाम छोटा है? आजम कहाँ है भाई? क्या हो गया है? क्या हो गया आजम भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार, उसकी आवाज़ तो मैंने गौर ही नहीं किया क्योंकि मैं पहले नहीं सुन रहा था, मैंने भी बोला था, उसकी आवाज़ तो वो डब्बे के अंदर से बोले तो मुझे पता लग जाता है छोटा आजम है। आज़म भाई थोड़ा शुरू करें फिर उर्दू पंजाब, जी जस्टिस या भाई और लोग को आने दें, बताइए आप। अच्छा चलें और लोगों को आने दें। आप वैसे तमहीद चलें और लोगों को आने दें। अभी ज़रा यूँ ही डोमेस्टिक प्लेयर को भी ज़रा ऊपर ले आते हैं। आज ज़रा इनके इल्म का जो है ना, इनके इल्म की जो है ना टेस्टिंग करते हैं कि यार कितना एक जो है ना डोमेस्टिक का इल्म है इनके देखिए, पास। ये हिंदुस्तान वाले जो है ना, उन्हें तो आती है, क्या कहते हैं, जो हिंदुस्तान का सूबा है पंजाब, वहाँ पे तो लोगों को आती है पंजाबी। मगर जो आपके ये पाकिस्तान के जो पंजाबी है ना, इनकी मैं पंजाबी में आज टेस्टिंग करूँगा ज़रा, तो ये ऊपर आएँ और इनके टेस्ट लिए जाएँगे कि कितनी पंजाबी आती है। पंजाबी के टेस्ट लेंगे या उर्दू के टेस्ट लेंगे? जी, पंजाबी का लूँगा, आप देखते जाइए, अभी मैं सबको जो है वो मैं आपको एक्सपोज़ करूँगा अभी। जहांगीर भाई आ गए। वेलकम टू दिस स्पेस। चलिए हमारे पास एक नॉलेजेबल स्पीकर एक और मिल गए। अब ये डोमेस्टिक प्लेयर मेरे ख्याल से अभी घर से ऑफिस जा रहे होंगे। जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं केबल में बैठकर इनका एक ही काम होता है स्पेस शुरू करना, तो तब तक वो भी आ जाते हैं। जहांगीर भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जस्टिस भाई, आज़म भाई और सब बाकी जितने भी मौजूद हैं, सबको सलाम। क्या आज जस्टिस भाई मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि एक उर्दू दान जो है वो पंजाबी का टेस्ट हमारा लेंगे, मतलब ये दिन आ गया हमारा। जी, बिल्कुल। तो पहले आज़म भाई थोड़ी तारीख से शुरू करें, पहले थोड़ी-सी 2 मिनट की। जी उर्दू जी की जी अच्छा, जी, फिर बाकियों को इन्वॉल्व करते हैं तमहीद यार। देखें, जी, तमहीद आपने बांधनी है, बाकी हम तो आपके पीछे पीछे जैसे। जी। यार बात ये इस टॉपिक इसलिए हुआ है कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि स्पेसेस के अंदर, मतलब नॉट स्पेस में, सॉरी, ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो हैं, जो पंजाब के जो पाकिस्तान के सूबे के पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ के जो लोग हैं, भाई-बहन हैं, वो जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो है उर्दू हमारे ऊपर इम्पोज़ कर दी, हमारी ज़बान को साइडलाइन कर दिया, और ये जो है क्या कहते हैं, ये कहाँ से हमारे ऊपर लगा दी, और इस किस्म की बातें हो रही हैं। मैंने ये पढ़ा था कि कुछ प्रेशर मान के मरियम नवाज़ ने भी जो है वो कोशिश करी है, वो कह रही हैं, कुछ ऐलान किया है कि वो स्कूल बनाएँगी पंजाबी में, पंजाबी मीडियम में। तो इस पे मुझे बात करनी थी कि उर्दू की क्या तारीख है पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली, नॉट पाकिस्तान में। और पहली बात तो ये भाई, मुझे उर्दू क्या कहते हैं, पंजाबी ज़बान बहुत अच्छी लगती है, उसपे कोई मसला नहीं है। आई थिंक सारी ज़बानें अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, पंजाबी इन पर्टिकुलर आई थिंक, जब स्पेशली मैंने सेस में काफ़ी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो नो नो क्या कहते हैं, पंजाबी से कोई मसला नहीं है। मगर जहाँ तक बात ये है ना कि क्या उर्दू जो है वो पाकिस्तान की जब नेशनल लैंग्वेज वेस्ट पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब की बात हो रही है, पंजाब पे क्या ज़बरदस्ती लगा दी गई, इम्पोज़ कर दी, या वो उर्दू जो थी वो ज़बान ही थी पंजाब की? तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि उर्दू जो थी वो ज़बान ही थी पंजाब की, कुछ लगाई नहीं गई, वो उनकी ही ज़बान थी। तो इस पे थोड़ा-सा बात ये है कि थोड़ी-सी तारीख मैं दे दूँ, फिर हम बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। कि 3 अगर आप एरा देखें ना इसके अंदर, एक तो कॉलोनियल एरा है जो आपका शुरू होता है कहते हैं 1860 से, बल्कि 1840 में, जहाँ ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं, वो खालसा राज खत्म कर देते हैं सरदारों का। वहाँ से लेके 1947 तक एक तो ये 100 बरस का पीरियड। उससे पहले 50 बरस का पीरियड है खालसा राज, जिसके अंदर जो था वो क्या कहते हैं, सरदारों का रूल था, जिसे वो खालसा राज कहते हैं पंजाब के ऊपर, 50-55 बरस। और उससे पहले जो था एरा, मतलब जो है वो ये जो खालसा राज लगा लीजिए 1800 से 1850 में, रफली बात कर रहा हूँ। और उससे पहले जो 100-200 बरस थे उनको लगा लीजिए आप, जो मुस्लिम रूलर्स थे, ठीक है? तो आप पहले मुस्लिम रूल है, फिर सरदार रूल है, फिर ब्रिटिश रूल है। पंजाब की बात हो रही है सिर्फ, ये अंडे वाले पंजाब, दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस वक्त, राइट? और उसके अंदर हकीकत ये है कि जब मुसलमानों का रूल था 1800 से पहले, तो जो पंजाब के अंदर पहली बात, लिटरेसी बहुत कम थी, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम थी, लोग बेचारे पढ़ते नहीं थे उस ज़माने में। मगर जो थोड़ी बहुत पढ़ाई थी, वो क्या कहते हैं, वो मदरसों में, या मतलब जो कहते हैं जो उनके उर्दू वालों के, मतलब मुसलमानों के, और हिंदुओं सरदारों के पाठशाला थे, थोड़ी बहुत गुरुद्वारा में होती थी। तो वो बहुत ही कम लेवल पे होती थी। इट वाज़ नॉट समथिंग कि जो मैस लोगों को जो है वो आती थी ज़बान, राइट? तो अगर मकतब मदरसे में जा रहे हैं मुसलमान का बच्चा, या अगर हिंदू या सरदार जा रहे हैं पाठशाला में, वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज, 1 या 2% की बात करें तो ऑलमोस्ट नील के बराबर थी। अब उस पीरियड में मगर जो ज़बान जो थी, जो कोर्ट की ज़बान थी, जो ऑफिशियल ज़बान थी, जो लैंड के रेकॉर्ड की ज़बान थी 1800 से पहले, वो फारसी थी।
दैट वाज ज़बान जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी वही करते थे, और सारा ऑफिशियल काम फारसी में होता था। और जो घर में लोग जो स्कूलों में पढ़ते थे, जो बहुत ही कम अराउंड 1 to 2% थे, वो ये थे कि जो बेसिकली जो मुसलमान थे वो मकतब मदरसों में अरबी में मज़हबी पढ़ाई और बाकी फारसी होती थी। और जो आपकी जो पाठशाला थे वहाँ पे वो क्या कहते हैं संस्कृत में पढ़ाते थे, ठीक है? जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट थे, उसके अलावा पढ़ाई थी ही नहीं। अब जब खालसा राज आता है सरदारों का 1800 से समझ लीजिए 70 लेट 1700 से लेकर 1850 का पंजाब के ऊपर, उन 50 वर्षों में कोई चेंज नहीं आता। और सरदार जो हैं खालसा राज के अंदर फारसी ही रहती है, ऑफिशियल ज़बान, कोर्ट की ज़बान, लैंड रिकॉर्ड्स की ज़बान, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़बान, वो चेंज नहीं करते सरदार फारसी को। अब तीसरा एरा आ जाता है जो है आपका ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा जब शुरू होता है, जो समझ लीजिए लगा लीजिए रफली 100 बरस का, जो 1848 से 1947 तक चलता है पंजाब में, उसके अंदर अराउंड 1870 में हल्के-हल्के जो पर्शियन सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव काम और जो सारा जो कोर्ट के रिकॉर्ड सब चीज़ और लैंड के रिकॉर्ड जो फारसी में थे, उन्होंने 10-20 साल में पहले हल्के-हल्के जो है इसको कम किया फारसी को, और फिर उन्होंने जो ऑफिशियल ज़बान थी पंजाब की उसको बना दिया उर्दू। और उन्होंने उसके बाद उर्दू और जो हायर लेवल्स पे अंग्रेजी, राइट? मतलब अगर आप हायर कोर्ट में जो है वो अंग्रेजी होगी, लोअर कोर्ट में उर्दू होगी। स्कूल जो होंगे वहाँ पे जो है वो उर्दू होगी, राइट? स्कूलों में। और उसके बाद फिर ये 100 बरस चलता रहा। अब यहाँ पे मैं बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ खत्म ये कहता हूँ कि वो जो उसके बाद जो 100 बरस जो उनका चला ब्रिटिश रूल, उसके अंदर पंजाब में ये था कि आपके पूरे पंजाब के सूबे में 20 से कम स्कूल थे जो पंजाबी में पढ़ाते थे, और वो सारे स्कूलों सरदारों के मजहबी स्कूल थे। उसके अंदर वही सिर्फ स्कूल थे जहाँ पे पंजाबी पढ़ाई जाती थी, और 20 स्कूलों में पूरे पंजाब में। जबकि उर्दू मीडियम स्कूल हज़ारों की तादाद में थे, और सारे स्कूल जो थे 95% स्कूल पंजाब में, दोनों तरफ के पंजाब में, वो स्कूल उर्दू में थे, क्योंकि ब्रिटिश ने ऑफिशियल ज़बान उर्दू कर दी थी, स्पेशली स्कूलों में। तो उसके बाद जब वो क्या कहते हैं, जब ब्रिटिश रूल खत्म होता है, तो पाकिस्तान में क्योंकि मुस्लिम लीग ने जिसने पाकिस्तान बनाया था वो तो उर्दू को प्रमोट कर ही रहे थे, और पंजाबी मुसलमान बाय द वे पिछले 100 बरस से वो भी उर्दू को प्रमोट कर रहे थे, और पंजाबी हिंदू हिंदी को प्रमोट कर रहे थे, और सरदार गुरमुखी को प्रमोट कर रहे थे। ये पिछले जब ब्रिटिश रूल में ये प्रमोशन होने शुरू हो गए थे तीनों लोगों के, ठीक है? और पंजाबी सिर्फ सरदार प्रमोट कर रहे थे, हिंदू हिंदी कर रहे थे, और मुसलमान पंजाबी जो थे वो कर रहे थे उर्दू। और उसके बाद जब पाकिस्तान आजाद मतलब हिंदुस्तान में जब पार्टीशन होता है, उसके बाद जब पाकिस्तान बन जाता है, तो पाकिस्तान में फिर वो उर्दू बिकम्स अ नेशनल लैंग्वेज, और उसमें कोई इंटेलेक्चुअल वेस्ट पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब में देयर वाज नो ऑपोजिशन उर्दू को लैंग्वेज बनाना। कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था प्रोमिनेंट पंजाब में पाकिस्तान के जो कह रहा था कि नहीं नहीं उर्दू क्यों पंजाबी बनाओ, क्योंकि पंजाबी तो कभी थी ही नहीं ज़बान, रिटन ज़बान इन द सेंस के वो तो लोग बोलते थे, लिखत पढ़त की ज़बान उर्दू अंग्रेजी, उससे पहले फारसी। तो जो गुरमुखी ज़बान जो है पंजाबी ज़बान है वो सिर्फ सरदारों के स्कूल में पढ़ाई जाती थी। सो एनीवे, तो ये मेरा बेसिक एक थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन जो है मेरी तरफ से, मेरा मौक़िफ़ है ये। और अब आगे सुनते हैं लोगों को जो है वो क्या ओपिनियंस है इस पे। अब बाद में एक बात मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में होता ये है कि हिंदुस्तान में हिंदी बनती है बाद में। जो पंजाब का सूबा था वहाँ पार्टीशन के बाद जैसे पाकिस्तान में उर्दू लगती है, हिंदुस्तान के पंजाब में हिंदी लगती है। मगर उसके बाद जब उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया, इंडियन पंजाब से, तो क्योंकि फिर वहाँ पे जो है वो सूबा पंजाब की जो है वो उनकी मुहिम भी चली पंजाबी की, तो वहाँ पे जब सरदारों की मेजॉरिटी हो गई इंडियन पंजाब में, और उन्होंने हिमाचल और हरियाणा को अलग कर दिया, तो फिर उन्होंने पंजाबी को जो है अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया पंजाब में, और वो बाद में हुआ है। शुरू में हिंदी थी वहाँ पे पार्टीशन के बाद। तो एनीवे, अब आगे जो है इसको बढ़ाते हैं डिस्कशन। फैसल भाई बताइए आपका क्या ख्याल है? यार देखिए, मैं तो मुकदमा इस वक्त पंजाब के हक में बोलूंगा, क्योंकि जो मसला क्या हुआ कि किसी भी जबान को ना आप डेरोगेटरी नहीं यूज कर सकते कि भाई ये जो है बोलना जहालत है, ठीक है? ये बोलना जहालत है, ये कहीं चाहे वो उर्दू बोली जा रही हो कॉन्वेंट स्कूल में या पंजाबी बोली जा रही हो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, ये जहां पर भी ये बोला जाता था तो उस वक्त टीचर जो है हमें डांटते थे। हमें खैर मैं तो पंजाबी उर्दू नहीं बोलता था, पंजाबी नहीं बोलता था, लेकिन अगर कोई लड़का बोलता था, मैं ये बता रहा हूँ लेट 70s अर्ली मिड 80s तक की, तो ये बड़ा बुरा समझा जाता था। अच्छा, अभी भी वही हाल है, अब उसमें उर्दू में शामिल हो गई है पंजाबी के साथ साथ, कि अब जो स्कूल सिटी स्कूल हो गया, विक्रम हो गया, वहाँ उर्दू बोलने पे पंजाबी तो छोड़ दो, उर्दू बोलने पे जो है ना वो फाइन मारते हैं। तो अब मसला क्या होता है बच्चों को, और वहाँ मेरे दोस्त हमेशा मैं देखता था कि अपने छोटे भाई बहनों से उर्दू में बात करते थे, कोई मुझे कर भी कर सकता है, पुरानी बात है, अब का मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। और जो खुद आपस में पंजाबी में बात करते थे, मगर अगर हम लोग चले आते थे तो सारे लोग, एक नहीं सारे लोग उर्दू बोलने लगते थे। अगर किसी को दुश्वारी भी हो रही है तो भी वो ट्राई करता था कि बोले, अगर जैसे तो बड़ी एज का है या थोड़ा वो है तो फौरन अपना लहजा तब्दील करके वो उर्दू बात करने लगता था। ये लाहौर की तहजीब बता रहा हूँ। मगर मसला ये है ना कि अगर आप किसी उससे पूछो जो वहाँ रहते हैं, वो कहते हैं कि यार ये लैंग्वेज हमारे घरों में बोली नहीं जाती है। अब हम 3 लैंग्वेज सीखने बैठ जाते हैं, एक उर्दू, एक अपना इंग्लिश, और पंजाबी हम घर में आते हुए पंजाबी बात करते हैं। तो ये उसी तरीके से हो गया कि जो यूके में लोग रहते हैं और उनके बच्चे वो कंफ्यूज हैं, और आप पाकिस्तान में रहते हुए भी कंफ्यूज हो। ओके, फैसल भाई तो एक ये सवाल पूरी बात मुझे है, पूरी बात। जी बोलिए। अच्छा, अब की बात है, 85 में जब मैं कराची पहुंचा, कराची में उस वक्त सिंधियों की तादाद, सिंधी स्पीकिंग की तादाद बहुत कम थी, 10 से 12% भी नहीं थे। लेकिन हर महकमे का फॉर्म जो होता था वो बाइलिंगुअल होता था, इंग्लिश, बल्कि ट्राई लैंग्वेज, इंग्लिश उर्दू और सिंधी। सही है, या तो आप इंग्लिश में भरेंगे या उर्दू में भरेंगे। पंजाब में ऐसा कोई सहूलत नहीं थी, उर्दू और इंग्लिश। और वहां बाकायदा उसका, क्योंकि शायद वो जबान थोड़ी सी मेच्योर इसलिए थी सिंधी जबान के, उसके अंदर ऑलरेडी उनका रसूल खत था जो अरबी से लिया गया था, और 56 वर्ड्स हैं। तो जो पंजाबी में प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ वर्ड्स आप जैसे जान दो आप उर्दू में लिख ही नहीं सकते। नहीं लिख सकते, नून नहीं लिख सकते, नहीं। नून वो एक पे का वर्ड आता है अरे सिंधी वो में। नून के वो अलग, एक सेकंड यार, शामुखी में लेटर है फैसल भाई, उसको लिखने आवाज बनाने के लिए पंजाबी की नून के सर वो ऊपर नहीं वो होता अलग ना, है। अभी आप उन्होंने साइन बोर्ड लिखना शुरू किए हैं, उसमें नहीं आता है वो वर्ड, वो नहीं प्रोनाउंस किया जा सकता। जैसे अगर आप रोमन उर्दू लिखना शुरू करो ना, रोमन जैसे हम लोग इंग्लिश के वर्ड में उर्दू लिख रहे होते हैं, उसमें भी कई जगह पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि वो लफ्ज जो है वो इंग्लिश में अल्फाबेट नहीं है उसके लिए, या उसका पर्टिकुलर जैसे जेर ज़बर पेश है वो हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं उर्दू में, वो चीज इंग्लिश में नहीं। तो यही चीज है कि हर जबान के अंदर मुश्किल होती है किसी दूसरी जबान को उसमें लिखने के लिए। तो या तो गुरमुखी रखा जाता और उसमें ही लिखा जाता तो अलग बात थी, लेकिन खत चेंज हो गया बिकॉज शायद किसी को रस्म खत से प्रॉब्लम थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस सूबे में आया तो यहाँ पर तो मुझे सिंधी बाकायदा पढ़ाई जाती थी, और चाहे आप उर्दू पढ़ने वाले हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एग्जाम दे रहे हैं तो यू हैव टू पास सिंधी टेस्ट, जो हमारे वक्त में 75 नंबर का होता था और अब 100 नंबर का होता है, यू हैव टू पास इट, अदरवाइज यू कांट गेट अ डिग्री लाइक इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज, यू हैव टू पास नेशनल लोकल लैंग्वेज टेस्ट आल्सो। तो ये एक थोड़ा डिफरेंस था। अच्छा, ये तो कराची शहर की बात कर रहा हूं जहां हमें तकलीफ होती थी। जो सिंध में रहने वाले थे बराबर में, मतलब थोड़ा ही 200-150 किलोमीटर के बाद इंटर सिंध के अंदर, वहां तो कोई मसला नहीं था, सिंधी बोलते भी थे, सिंधी उन्होंने वहां ऑफिस में भी बोली जाती थी और सारा कुछ था, ठीक है, तो उनको कोई मसला नहीं था, फॉर्म भी वही है, सब कुछ वही। देन यू कम टू अ बिगर सिटी, बिगर स्टेट, जहां के ये मसला है और अभी भी है, ठीक है। मसला क्या है बताइए, तो मसला क्या है? मसला ये है कि उनकी जबान को आम लोग या जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वालों के घरों में अच्छा नहीं समझा जाता था कि यार ये लोग वो हैं क्या है, देहाती हैं, पेड़ू हैं जो पंजाबी में बात कर रहे हैं।
जबकि ऐसा नहीं, वो एक लैंग्वेज है यार, हम कुछ उसके पूरा लिटरेचर पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उर्दू की तर्वीज जरूर हुई लाहौर में, बिकॉज़ लाहौर वाज अ डेवलप्ड सिटी एट दैट टाइम आल्सो इन 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में डेवलप सिटी था। तो वहां पर तालीमी दरगाहें और सारी चीजें थी। लाहौर में ये जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर बहुत पुराना है, ठीक है, आपने पता नाम वाली वहीं पढ़े। तो इस वजह से वहां पर कोई समझता नहीं था, जबानें भी थी, सब कुछ था, और उन्होंने लैंग्वेज अडॉप्ट भी कर ली। पहले फारसी बोलते थे, फारसी छोड़ के उर्दू पे आ गए। लेकिन मसला ये हुआ कि उनकी नेटिव लैंग्वेज जो घरों में बोली जाती थी, देहातों में बोली जाती थी, वो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, ना ही किसी जगह। तो परेशानी तो थी। पाकिस्तान में ये लैंग्वेज क्यों नाफिज नहीं हो सकी? जब पाकिस्तान बना तो फिर बंगाली वाज इन द मेजॉरिटी। और सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे टाइप से हुई कि वो 47 के एंड में या 48 के शुरू में जाते हैं ढाका, पटन मैदान में जाके बोलते हैं 47 आप 47 आप पटन मैदान ढाका में जाके बोलते हैं, जहां से डिवीजन शुरू हुआ था कि जी हमारी लैंग्वेज बंगाली होगी, जबकि उन लोग सॉरी उर्दू होगी, जबकि उन लोग को बिल्कुल भी नहीं आती थी उर्दू। मतलब वो ये तो काफी डिफरेंट है मेरे पंजाबी और उर्दू और बंगाली और उर्दू तो काफी फर्क है। तो फिर वहां से वो चीज जो है ना नेशनलिस्ट ने पकड़ ली, कैच कर ली, और फिर वो आपको पता आगे की स्टोरी में नहीं सुना रहा, बट इट वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर डिवीजन ऑफ बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। सो ये कंसीडर करते हुए अभी ये लोग जो कहते हैं, जो नेटिव जो वहां के रहने वाले हैं, जो बेसिकली वहीं से कन्वर्ट हुए वहीं रहे, जिनकी सदियां पंजाब में गुजरी, वो ये कहते हैं कि यार इसको एक मुकाम मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ इसको बभू वो नहीं करना चाहिए, यानी इसको हमें मतलब इसको एक यू कांट से दिस एज ए देसी पेंडू चीज नहीं। हम अपने शहर में तो बोल सकते हैं, हम स्कूल में तो बोलना चाहिए, प्राइमरी में तो बोलना चाहिए, ठीक है, आगे जाके तुम इसको तब्दील कर दो, आगे जाके जिसकी भी जो बड़ा हो जाए बच्चा वो इंग्लिश में पढ़े या क्या कहते हैं उर्दू में पढ़े, ये उसकी मर्जी है। लेकिन जब बच्चा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ रहा है केजी में उसमें, तो उसको तीसरी चौथी लैंग्वेज उसके जहन में मत डालो। ये एक उनका मुकदमा है। हमारे राणा साहब बैठे हैं, व्हिच इज वेरी क्लोज टू व्हाट आई थिंक। भाई उनका मुकदमा वही लड़ सकते हैं, मैं तो अपने तौर पे बता सकता हूं जितना मुझे समझ में आता है। चलिए आसिम भाई आप बोलिए, मगर मेरा मुकदमा जो है मैं एक लाइन में पूरा कर देता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है और मेरा तारीख भी इसके साथ है कि पंजाबी मुसलमान जो है वो पंजाबी हिंदू पंजाबी सरदार से उसने मुहिम चलाई उर्दू की, ठीक है। जब उर्दू के चलाते रहे 100 बरस, फिर अपना मुल्क बना लिया, उन्होंने उर्दू रखी थी ज़बान। तो इसमें ये कहना कि पंजाब पे मुसल्लत कर दी ज़बान उर्दू, इससे मुझे जो है प्रॉब्लम है। मुसल्लत किसी ने नहीं करी, ये तो उनकी ज़बान थी, वो प्रमोट कर रहे थे 100 बरस से उर्दू को ही, और वो कहते थे कि जो हिंदू हिंदी प्रमोट कर रहे थे और सरदार पंजाबी प्रमोट कर रहे थे। चलिए आसिम भाई आप बोलिए। जस्ट मुझे 5 मिनट दिएगा, हम जस्ट कर लेंगे। 5 मिनट अलॉट। I'll be back just a second. जी अस्सलाम वालेकुम गुरैश साहब, बोले गुरैश साहब। हाँ जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को, आपकी आपकी तालीम और तरबियत का मजा ले रहा हूँ। गुरैश साहब मैंने तो मुकदमा पेश किया, आप अपने हिसाब से बताइए। नहीं, मेरा 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 और ख्याल है, मेरा ख्याल है कि अब जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर आप बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी जाएं तो यस, स्कूलिंग वगैरह में तो शायद पंजाबी को इतना अच्छा समझा नहीं जाता, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं या कॉलेजेस के लेवल पे जाते हैं, तो मैंने वहाँ पर लोगों को, जब मैं जाया करता था तो मैंने लोगों को पंजाबी बोलकर बड़ा प्राउड फील करते देखा। और ये आज भाई की बात सही है कि जो पंजाबी मुसलमान है, पंजाबी जो मुसलमान था उसने हमेशा उर्दू को इसलिए प्रेफर किया था पंजाबी के ऊपर, वो ये वजह थी कि उनको अपनी आइडेंटिटी नजर आती थी उसके अंदर, कि ये जबान हमारी है, ये हमारी आइडेंटिटी है, और उनको उसमें अपनी आइडेंटिटी नजर आती थी एज अ मुस्लिम। और हिंदुओं को, जो पंजाबी हिंदू थे, उनको हिंदी में अपनी आइडेंटिटी नजर आती थी, और जो पंजाबी सिख थे उनको पंजाबी जबान में अपनी आइडेंटिटी नजर आती थी। तो वो सारे लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए उस पर कर रहे थे। लेकिन अगर आप लाहौर शहर में आज जाएं, और आप लाहौर शहर में अगर आप जाकर रहें, तो आपको अंदाजा होगा कि जो लोकल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज वो टोटल पंजाबी है, टोटल पंजाबी है। मतलब है कि आप अपना कोई काम जो है ना, आपने अगर अपनी ये नहीं है कि उर्दू आती नहीं है, तो साउथ इंडिया की तरह नहीं है कि उर्दू आती नहीं है, उर्दू हर एक को आती है, उर्दू हर एक को आती है। लेकिन लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको जो लोकल काम पड़ेंगे ना, आपको लोकल काम पड़ेंगे कोई दही वाले से, दूध वाले से, गोश्त वाले से, आपको आपको सब्जी वाले से, परचून वाले से, गाड़ी वाले से, मैकेनिक से, कोई साइकिल का मैकेनिक, मतलब इन लोगों से आपको लोकली काम पड़ेंगे ज्यादातर, ठीक है ना। तो वो आपको पंजाबी में ही आपको वो प्रेफर करते हैं। अगर आप उर्दू बोलेंगे तो वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, वो आपको बाबूजी समझेंगे। अगर आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको बाबूजी समझेंगे, तो वो आपको ज्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप दफ्तरों में जाइए, आम चाहे क्लरिकल छोटे दफ्तरों में भी जाइए, तो वहां पर उर्दू जुबान जो है ना वही बोली जाती है, पंजाबी जो है ना वो नहीं बोली जाती। तो पंजाबी जो है वो, हाँ, दफ्तर में आपका पीएन पंजाबी बोल लेगा, आपका पीएन पंजाबी बोल लेगा वगैरह, लेकिन जैसे ही आप अपना रैंक जाते जाएंगे तो वो उर्दू ही बोलेंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि उर्दू हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी का हिस्सा है, और मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उर्दू जुबान से। और मेरा जाती ख्याल है कि उर्दू जुबान दुनिया की खूबसूरत तरीन जुबानों में से एक है, दुनिया की खूबसूरत तरीन और तमीज़दार तरीन जुबानों में से एक है उर्दू। तो और ये हमारा विरसा है, और मैं तो ये चाहूंगा कि उर्दू जो है ये हमारे लाहौर में ऐसी रहे, और हमारे लाहौर के लोग उर्दू हर बंदा बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको एक साइकिल वाला है, साइकिल मैकेनिक है, वो आपका पंक्चर लगा रहा है, वो पंजाबी में आपसे बात करेगा, लेकिन अगर आप उर्दू में बात करना चाहेंगे तो वो उसका एक्सेंट होगा, उसमें आपको पंजाबी का टच नजर आएगा, आपको ये इल्म हो जाएगा कि ये एक शुस्ता का मतलब है कि सलीस या शुस्ता उर्दू नहीं बोल सकता, लेकिन वो उर्दू बोल लेगा जो एक कहते हैं आमी उर्दू, आमी समझते हैं ना, आम लोगों की उर्दू, वो बोल लेगा। लेकिन वो शुस्ता उर्दू नहीं बोल पाएगा, या वो सलीस उर्दू नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो एक आमी उर्दू आपसे बोल लेगा। वो पंजाबी के साथ साथ उसको उस जुबान पे भी महारत हासिल है, ऐसी बात नहीं है कि वो बोल नहीं सकता वो जुबान। हाँ, जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो जाएंगे, उनको भी पंजाबी आती होगी, लेकिन वो उर्दू प्रेफर करेंगे बोलना आपसे। और फिर अगर आपको ज्यादा ही पढ़े लिखों में चले जाए तो वो कहेंगे अंग्रेजी बोलो भाई, तो वो अंग्रेजी को प्रेफर करेंगे। लेकिन वो तो सोसाइटी का डिवाइड है, वो तो हर एक सोसाइटी में होता है। अगर आप अब यूके के अंदर भी आप एक काउंसिल के या एक अनपढ़ गोरे से बात करें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बात करता है। वो अंग्रेजी का वो आपको रूप दिखाता है कि जो आपने कभी जिंदगी में अंग्रेजी, अगर शेक्सपियर वो अंग्रेजी सुन लेता तो तरफ के बिना पानी के मछली मरती है, जाता वो, ठीक है ना। और जो पढ़ा लिखा गोरा है उसकी उर्दू बिल्कुल और है, जो बहुत ऊपर हाई क्लास का है वो उर्दू का वो अंग्रेजी का एक लफ्ज मोती की तरह बोलता है, बिल्कुल मोती की तरह। मतलब है कि अगर आप जो कहते हैं ना, अगर आप कभी कोई सुनकर आए इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट अमेरिकन, यहाँ पे आज भाई अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका की जमीन के खुदा की जमीन में कहता हूँ इनको, तो ये खुदा की जमीन के बाशिंदे हैं। तो ये अमेरिका के अंदर जो आप लोग बोलते हैं इंग्लिश, अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप किसी क्वींस एक्सेंट बोलने वाले गोरे से बोल के देखें, आपको अंग्रेजी बोलने का मजा आ जाएगा, मजा कि यार ये है जुबान, ये थी जुबान अंग्रेजी की। वो जैसे बोलते हैं इंग्लिश, मैं एक्सट्रीमली हाई लेवल के गोरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो जैसे अंग्रेजी बोलते हैं और मजा आ जाता है, ठीक है ना। और उनका तंजो मजा भी किसी तरह, अगर आप बड़े पढ़े लिखे पंजाबी से बात करें ना, जो कि उर्दू में जिसको महारत भी हो, तो आपको उर्दू सुनने का मजा आ जाएगा। वो इतने प्यारे, उनका कोई एक्सेंट नहीं होगा। अगर आप ये देखिए, मेरी उर्दू का कोई एक्सेंट नहीं है,
मैं चाहूं तो एक्सेंट वाली उर्दू भी बोल सकता हूं, पंजाबी एक्सेंट वाली उर्दू, लेकिन क्योंकि मैंने उर्दू पढ़ी और मुझे उर्दू से बहुत शगफ था, तो मैंने उर्दू को उर्दू की तरह बोला जैसा उर्दू बोलनी चाहिए। तो तुम अगर आप मेरी किसी भी, मैं कहता हूं अच्छे से अच्छे उर्दू दान के साथ मेरी गुफ्तगू करवाएं, तो वो बड़ा प्राउड फील करेगा कि यार मैंने एक बड़े प्रॉपर आदमी के साथ उर्दू बोली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी तालीम और तरबियत पे आज भाई इसका बहुत जो है ना वो है। बाकी आपका जो पॉइंट है वो इंतहाई वैलिड पॉइंट है। मैंने इसके बारे में सोचा भी था क्योंकि आपकी और मेरी फोन पे इस पे बात हुई थी, और मैंने सोचा था, और मैं आपके पॉइंट से कन्विंस हूं, टोटली कन्विंस हूं, और यही वजह है कि कोई उर्दू जुबान ने, बिल्कुल उर्दू जुबान हम सबको मिलाती है, हम सब पाकिस्तानियों को मिलाती है, क्योंकि इसी जुबान के लिए हमने फाइट की थी। हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जिसमें ये जुबान बोली जाए और हर बंदा वो बोल सके। अब पठान अपने एक्सेंट में उर्दू बोलता है, पंजाबी अपने एक्सेंट में उर्दू बोलता है, सिंधी अपने एक्सेंट में उर्दू बोलता है, अंदर वर्ड ऐड कर लेता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है ना? वो अपने एक्सेंट में बोलता है, लेकिन उर्दू हम सबको मिलाती है। और मैं तो उर्दू जैसी जुबान ही कोई नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उर्दू ने कोई पंजाबी पे कब्जा कर लिया है या कुछ कर लिया है। पंजाबी आज भी लोगों को आती है, उर्दू जो है वो हमारी मादरी जुबान है, वो हमारी कौमी जुबान है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। जी यार मैंने पहले आपसे बोलिए। किया था, हाँ, बोलिए आसिम आसिम भाई, भाई। की इजाजत हो तो मैं बोल लूं। आसिम भाई मेरा आपसे पहले एड्रेस था, नहीं नहीं, मेरा आसिम भाई से पहले था। यार मैं ना इसके अगेंस्ट गुराया भाई के जाने लगा हूं। मैं सिर्फ इतना कहने लगा हूं, देखें मैं तो अच्छा यार, ये नीचे फवाद खरल साहब बैठे हैं, पंजाब और पंजाबी और पंजाबियत उनमें कूट कूट भरिया करवाना चाहें तो बात कर सकते हैं सर, और हमने अच्छे वे में बात करनी है यार, किसी तासुब से हटकर बात करनी है। सबसे पहली बात है कि मैं आपसे ये कहूंगा कि वो फैसल भाई, इमरान भाई की रिक्वेस्ट थी। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं तो आपसे, आप उनको बुला लीजिए, मैं चला जाऊंगा। अच्छा चलिए नहीं, वो गालियां देते हैं प्राचीवारों को और माजनों को, तो मैं तो उनसे बात अच्छा अच्छा नहीं आसिम नहीं, भाई नहीं देंगे ना, नहीं देंगे फैसल भाई, नहीं यार देंगे। देंगे तो नीचे जाएंगे। नहीं नहीं अच्छा नहीं वो नहीं देंगे। अच्छा आसिम भाई मैंने यार एक मुझे लाइन बात, अच्छा आसिम भाई एक लाइन बोलनी है, मेरा कोई टॉपिक से कोई आपके लिए मेरा ये है, आपके लिए मेरा ये है, आप बोलें। थैंक यू सो मच। पहले बस यार जैसे थम्स डाउन करने लगा था, गलती से साइड कर दिया। आजम भाई थैंक यू सो मच। मेरा टोटली डिफरेंट है, मैंने बड़ी मुश्किल से सीख के एक चीज आया हूं, वो क्योंकि आज दिन ऐसा है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मुझे नालो नासिर सती आहे, शुक्रिया, मेहरबानी, गहरी गहरी, और उर्दू में दिल से शुक्रिया कराची से, बस ये बोलना था। थैंक यू। किस हिंदी आपने बोली है यार एक मिनट, मैं यार अवेलेबल हूं, इफ आई कैन से व्हाटएवर। एक मिनट आप अवेलेबल हैं जरा, आप थोड़ा सा जरा गिटी रखें थोड़ी देर के लिए, मुझे बोलने दें। यार मैं तो अगेंस्ट व्यू देने लगा हूं, मैं खुद पोटोहारी हूं, ठीक है, खिताए पोटोहार हजारा, मैं तो, हमारी तो सिस्टर लैंग्वेज है पंजाब के साथ, हम तो ये मानते हैं, और हमें तो अपनी ज़बान से बहुत प्यार है, मादरी ज़बान से, लेकिन अब जो है ना ये प्यार बहुत घटता जा रहा है। अब माएँ कहती हैं कि बच्चों को कि अम्मा अब्बा ना बोलो या बे ना बोलो, अब मम्मी या डैडी या मम्मा बोला करो या बाबा बोला करो, और साथ जो है ना बच्चों को शुरू से ही कहा जाता है कि आप उर्दू बोलो। और यार एक मुझे ये बात जस्टिस भाई कभी समझ नहीं आई, हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के दौर में पर्शियन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। देखिए मुझे तो तकरीबन हर ज़बान से प्यार है, ज़बानें जो है वो आपकी सकाफत को, कल्चर को, आपकी एक आइडेंटिटी को शो करती हैं। तो पर्शियन हमारी, यानी कि सदियों तक पर्शियन हमारी जो है ना वो क्या नाम है, ऑफिशियल लैंग्वेज रही, मुगल दौर में भी और दिल्ली सल्तनत में भी। जब और फिर मुझे इतना थोड़ा बहुत पता है कि हमें क्योंकि एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए थी, एक सेपरेट कंट्री चाहिए थी, तो मुसलमानों को एक सेपरेट अपनी लैंग्वेज चाहिए थी। तो यार बेहतर नहीं था कि हम जो है ना, हमें वही जो है ना हमारी उर्दू जब गोरों ने खत्म कर दी थी ना, गोरों ने खत्म कर दी थी फारसी। जी 1837 में, आई नो इट जस्टिस भाई, थोड़ा बहुत मैं भी मतलब कि हिस्ट्री पर मुझे भी अबूर है, एमए पॉलिटिकल साइंस मैंने भी किया हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1837 में उन्होंने जो है वो क्या नाम है, गोरों ने आकर पर्शियन लैंग्वेज को जो है वो मेरी को गोरों ने खत्म कर दिया था, एंड देन दे हैव इंप्लीमेंटेड इंग्लिश लैंग्वेज, सरकारी लैंग्वेज भी इंग्लिश होगी, और उसके बाद यानी कि स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई गई। मेरा थोड़ा सा एतराज ये है कि यार फर्ज करें आपने अगर सेपरेट उर्दू ही करनी थी, यानी कि पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से एक हमारे मुल्क में बोली जाती है और एक इंडिया में बोली जाती है, आप मुसलमान हमारे पर्शियन लैंग्वेज पर क्यों नहीं गए, अरबिक लैंग्वेज पर क्यों नहीं गए, इंग्लिश लैंग्वेज पर क्यों नहीं गए? ठीक है, आप उर्दू में बहुत बड़ा मतलब कि उर्दू अदब है, बहुत बड़ा उर्दू अदब है, कोई शक की बात नहीं, बड़ी मीठी लैंग्वेज है। इवन इंडियन जो मूवीज होती हैं उनके अंदर भी जो है ना राइटर्स वगैरह और जो लिखारी वगैरह होते हैं और जो उनके डायलॉग्स का डिलीवरी होती है या उनका सारा स्क्रिप्ट जो होता है वो उर्दू ही होता है, मेनली उर्दू होता है, ज़्यादातर उर्दू होता है, गाने वगैरह आपको। लेकिन फिर भी यार मतलब कि और अगर पर्शिया होता तो देखिए हम 10-12 ऐसे ममालिक थे जहाँ पे जो है ना आप उनकी लैंग्वेज के साथ मैच कर सकते थे। अगर अरबिक होती तो 18-20 कंट्री में आपकी लैंग्वेज उनके साथ मैच होती, और इंग्लिश होती तो फिर अलग ही बात है। तो मतलब ये सेपरेट यानी कि हमें एक और नई चूल मारने का मतलब कि क्या बड़ा किया हमने, उर्दू ही अडॉप्ट करनी है, और फिर जो है ना हमने 47 से फारसी तो कोई बोलता नहीं था ना, तो कहाँ से करते वो मुसलमान? अच्छा, मेरे पास जवाब है, लेकिन मैं वेट करूंगा। यार जब सदियों तक जब आपकी फारसी ऑफिशियल लैंग्वेज रही, तो यार हमारे, आपको पता है आम हमारे आदमी बड़े बोलता था ना, आम हमारे आदमी बड़े बोलता बुजुर्ग भी आप ठीक बोल लेते थे, आम आदमी नहीं बोलता था, लेकिन आपने इंप्लीमेंट करनी थी तो राइज हो जाती, राइज इंप्लीमेंट करते तो हो जाता, सीख ली थी जबानें। और बाकी ये राना सलमान साहब के ट्वीट आप कम पढ़ देखा करें, ताकि आपको लगा करे कि यार सारी राना सलमान भाई जैसे पंजाब में। जी यार बोलें यार, आसिम भाई आप बोलें, फिर जिस जिसका नंबर है उस नंबर भाई पर। पहले आदम का है, फिर फवाद का है, और बाकी फिर लोनी टून का है, और फिर मुझे तक। जी मेरी आसिम आवाज जी बोलिए आसिम भाई। मैंने कहा ये खामोश बैठे हुए को पिन कर दो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरे से जस्टिस भाई की एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ना, कि उन्होंने बोला कि यार उर्दू तो बेसिकली पंजाब की जगह पे बोली गई है, पंजाब की जगह पे ज़्यादा, तो भाई तो मेरा माइंड पीछे गया कि अगर एज़ अ पाकिस्तानी आम तासुर तो ये पाया जाता है ना कि ये उर्दू हिजरत करने वाले दिल्ली की जगह से निकली हुई, जहाँ से मिर्ज़ा गालिब और एक वहाँ से निकली हुई जो है, ये लोग महाजर लेकर आए। लेकिन मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री, तो अगर आप फैज़ अहमद से शुरू कर लें, फैज़ इमामाबाद से शुरू कर लें, आप फराज ले लें, मुस्तफ़ा सत्तार ले लें, अशफाक अहमद ले लें, बानो कुचिया, पाकिस्तान के जितने भी बेहतरीन दानिश्वर और ये अदीब, तो ये तो पंजाब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये बात थोड़ी सी मुझे लगती है कि माननी पड़ेगी कि उर्दू जो थी ना अपनी जो ना वो तय जमा चुकी थी, अपनी रूट पकड़ चुकी थी पंजाब में, वरना आज ये अदीब उर्दू से इतने इंस्पायर थोड़ी होते। ये तो 100 साल पुरानी बात हो रही है। एक बात दोबारा रिपीट हो जाएगी, मैंने पहले बोली है कि आसिम भाई पूरे पंजाब में 47 में सिर्फ 20 से कम स्कूल थे पंजाबी मीडियम, 20 से भी कम, और वो सारे सरदारों के स्कूल थे, रिलीजियस स्कूल। बोलिए आसिम भाई आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा ना आपकी बात का तो मैं तो सिर्फ इसको अख़ज़ ही किया। मतलब एक आम बात की जाती है कि कुछ शायर ऐसे आते हैं कि ना वो एक सदी के शायर कहलाते हैं। इंग्लिश में शायद शेक्सपियर को कहते होंगे। उर्दू में कहते हैं कि शायर मशरिक़ इल्हाम इक़बाल जो थे उनको ही वाज़ द पोएट एंड फिलॉसफर ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, एक बात फैज़ के बारे में भी की जाती है कि शायद इल्हाम इक़बाल ने उनका इस्तेहकाक मान लिया कि शायद क्योंकि वो इतने बड़े शायर हो गए थे, कहते हैं एक सदी में 2 बड़े शायर नहीं होते, उर्दू में आए हैं, शायर मशरिक़ और ये फैज़।
एंड गेस व्हाट, दोनों कहाँ उनकी जो है पैदाइश है, सियालकोट। तो ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करती है कि उर्दू की, जिसे कहते हैं ना, अपनी रूट्स डेवलप हो चुकी थी पंजाब में। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी, हम लोग आप देखें ना आज के दौर के भी जितने अजीब जितने भी राइटर शायद निकले होंगे, वो ये पंजाब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे आपकी ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हम लोग उर्दू का बोझ तो उठाते हैं कि हम लोग लेकर आए उर्दू, और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ के बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान भेज दिया गया। और कहीं जगह पे हिंदुस्तान में ये बरमला बोला गया कि हमने गलती की उर्दू को पाकिस्तान भेज के, उनको हमने उर्दू को लवारिस कर दिया। उर्दू शुड हैव बीन एक हिंदुस्तानी ज़बान है, उसको हम लोग ओन करते तो शायद हम लोग फायदे में रहते। ये इंडिया के जानशर बोलते हैं। तो मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि यार ये उर्दू को हम लोग पूरी पाकिस्तान में ओन करना चाहिए। ये वो है जो हम लोग को ग्लू करती है। हर बंदा आज इसको अपने तमाम, जैसे कहते हैं, इडियम्स में अपनी ज़बान में रखता है और बोलता है। और सलीम ने बोला कि पंजाबी भी बोलता है, पठान भी बोलता है, कौन नहीं होता जो उर्दू बोलता है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आसम भाई, शुक्रिया। क्या स्टेट या सूबे पर मुसल्लत करनी चाहिए कोई लैंग्वेज? तो बांग्लादेश में क्यों नहीं जोड़ी गई, यही जोड़ी गई? पंजाब की बात हो रही है आजम भाई, पंजाब की बात हो रही है। बात ये हुई है कि पंजाब के किसी ने उर्दू मुसल्लत नहीं करी। ये तो पंजाबी मुसलमान चाहते थे, जो ज़बान चाहते थे वो मिल गई, पार्टीशन में लगा ली, मुसल्लत नहीं हुई है। दैट इज द पॉइंट। मगर आप बोलिए आगे। अच्छा, मैं कुछ बोल सकता हूँ यार? जी आपका नंबर है। जी, अस्सलाम वालेकुम यार, सब कैसे हैं? बेहतरीन प्लेटर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर को रवा दवा हैं हम। अच्छा, मुसल्लत करने की बात हो रही है तो मैंने सत्ती भाई की सिंधी सुनी, तो पंजाब में उर्दू तो नहीं मुसल्लत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिंध में सिंधी मुसल्लत हो गई, स्कूलों में ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है। अच्छा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा यार, ये जो अली भाई ने बात बोली ना, इतनी खूबसूरत बात कही मैंने 100% एग्रीड कि जो मुसलमानों की जो प्रेफर्ड लैंग्वेज थी उर्दू थी, और वो पंजाबी हो या कोई भी हो। इसकी जीती जाती मिसाल मेरे घर में थी। मेरे वालिद साहब का सारा बचपन रहीम यार खान में गुजरा। उसके बाद शादी होके वो जब गैर शादी हुई उनकी, तो वो चिटागोंग रहते थे, बंगालियों के बीच में रहते थे, सब बंगाली बोलते थे। लेकिन हमारे वालिद साहब या हमारे ददियाल में जो उर्दू बोली जाती थी, बड़ी खालिस उर्दू बोली जाती थी। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पंजाब में, ये जो आसिम भाई ने बात की कि उर्दू शायर, उर्दू अदीब, दानिश्वर पंजाब से हैं। और मैं अभी लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ था, एक साहब हमारे दोस्त ही हैं, तो उनसे यही बात हो रही थी जब आसिम भाई की स्पेशल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि जो उर्दू के जितने भी ये लोग हैं और इनके जिन लोगों के नाम लिए वो जो है पंजाब साइड से। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर पुराने जो बेबी बूमर्स को देखें, मैं मिलेनियल्स की भी बात नहीं कर रहा, मिलेनियल्स से भी जो पिछले दौर वाले लोग थे, उनकी उर्दू और वो किसी भी इलाके से हों, बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है? उन लोगों से हम बैठ के जब अभी भी आज भी अल्लाह ताला सबके ऊपर बुजुर्गों का साया कायम रखे, तो उनके साथ आज भी जब हम बैठते हैं ना और उनकी उर्दू सुनते हैं, तो यार दिल खुश हो जाता है। और अभी हम हैं मिलेनियल्स, उसके बाद जेन ज़ी और फिर जेन अल्फा, तो अल्लाह ही माफ़ करे कि उर्दू का जो मुरब्बा माशाल्लाह से बन रहा है। और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें ज़ाहिर-सी बात है उनमें डिप्लीशन हो रही है, क्योंकि अंग्रेज़ी ऑब्सेशन है, और वो ट्रेंड्स में इन होने के लिए वो करते हैं लोग, ये फैक्ट है। तो आवर लैंग्वेजेस आर लूजिंग देयर एसेंस एंड समथिंग ऑब्वियसली नीड्स टू बी डन स्कूल्स में भी और ये सारी चीज़ों में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बस लास्ट बात मैं करूँगा कि जो ज़बान है ना, ज़बान, वो मुझे लगता है कि किसी रीजन से वो नहीं है उसकी। पाकिस्तान में ज़ाहिर-सी बात है, एक रीजन में ज़्यादा बोली जाती है, एक रीजन में कम बोली जाती है। अभी भी ज़ाहिर-सी बात है, कराची के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं आपस में, लोग पंजाबी में, पश्तो में, बंगाली में, इवन जो कम्युनिकेशन होती है लोगों की आपस में, और उनके डायलेक्ट में भी आज तक फील होता है ये। इसी तरह पंजाब में, लाहौर में, इवन मुल्तान में, यार मुल्तान में कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी उर्दू आप सुनेंगे, आपका जो है ना दिल खुश हो जाएगा, बोलेंगे यार ये उर्दू क्या उर्दू बोलते हैं लोग। कुछ फैमिलीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो बहुत इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो कि बोलती हैं। अलबत्ता ये है कि पेशावर जाने का जब मेरा इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे उर्दू कम मिली। वहाँ पे लोग ज़्यादा पश्तो ही ज़्यादा बोलते हैं। तो मैंने जेनरिक कर दी बात, पंजाबी उर्दू में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इस तरह का एरिया आप नहीं डिफाइन कर सकते, बिकॉज़ दोनों जगह पे हाँ, ये ज़रूर है कि जो अली भाई ने बात बोली ना कि जैसे शहर है, जैसे सियालकोट हो गया, फैसलाबाद हो गया, जो शहर इवन इन शहरों में भी अब तो बहुत हो गई है उर्दू, लेकिन जो अंदरून के इलाके, पुराने इलाके, उस तरह के लोग हैं, वहाँ पे पंजाबी को प्रेफर करते हैं लोग। उर्दू आती है लोगों को, क्योंकि इत्तेफाक हुआ फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और पूरा साउथ पंजाब घूमने का मुझे इत्तेफाक हुआ, लॉजिस्टिक्स में होने का बड़ा फायदा हुआ मुझे कि मैंने पूरा ये नेटवर्क विजिट किया हुआ है। तो वहाँ पे उर्दू सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बोलते, लेकिन प्रेफर्ड लैंग्वेजेस उनकी वो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। तो आज़म भाई, वेरी गुड टॉपिक, इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होनी चाहिए, मजा आता है बहुत। थैंक यू यार। शुक्रिया यार। मैं हर स्पीकर के बाद एक फैक्ट देना चाहता हूँ जल्दी से आप लोगों को, कि एक फैक्ट देता हूँ कि पहला जो दुनिया में पहला उर्दू का अखबार जामे जहां नुमा, वो अखबार जो है, वो अखबार जो है कलकत्ता में पब्लिश हुआ था, और उसका जो एडिटर था बाय द वे, वो एक पंजाबी हिंदू था। तो दुनिया में पहला अखबार 1822 जामे जहां नुमा पब्लिश होता है कलकत्ता में, और उसके जो क्या कहते हैं, जो उसके एडिटर थे, उनका नाम था मुंशी सदासुख लाल, और वो पंजाबी हिंदू थे। चलिए आगे नेक्स्ट जो है वो जिसका भी नंबर है बोलिए। क्या मैं बोलूँ क्या? अस्सलाम वालेकुम। या कौन था लाइन में नेक्स्ट? मेरे ख्याल से आप नहीं, तरफ जाइए एक सेकंड, या तो लोन, मेरे ख्याल से लोन थे, बोलिए जादू। थर्ड पार्टी अरे थर्ड फादर रुक जाइए यार, एक सेकंड जाइए। थर्ड एम्पायर फिर लोन, बोलिए थर्ड एम्पायर। चलिए थर्ड एम्पायर है नहीं, आप बोलिए जादू, लोन बोलिए। यार किसी की आवाज़ नहीं आ रही, जस्टिस भाई को आप बोल रहे हैं कुछ, मुझे तो आपकी आवाज़ नहीं नहीं, चलिए उनसे कहिए बाहर जाके वापस आ जाइए, और बता दीजिए थर्ड एम्पायर को। थर्ड पार्टी भाई, आप वापस एक्सेप्ट करके वापस आए। अच्छा ठीक है। लोन आप बोलिए, लोन। जादूगर नहीं भाई बोल रहे हैं, नहीं भाई बोल रहे हैं। यार मुझे तो नहीं भाई लिसनर पे नजर आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लोन में अब आगे उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है मेरे ख्याल से जो है वो किसका है? यार ये मुर्शिद पास। मुर्शिद भाई का, मुर्शिद। बोलिए भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है, बोलिए। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो गुफ्तगू चल रही है, इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं। पंजाब और पंजाबी और उर्दू, इनको डिफरेंशिएट करना मेरे ख्याल में थोड़ा-सा ज़्यादती हो जाएगी। अगर आप देखें, पंजाबी पुरानी ज़ुबान है, उर्दू बाद की ज़ुबान है, और उर्दू का जो कहना है कि उसकी बुनियाद है, वो पंजाबी में ही है। बाद में उसमें हिंदी के अल्फ़ाज़ भी हैं, फ़ारसी भी है, अरबी भी है, तो ये दोनों ज़ुबानें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती हैं। और थोड़ी देर पहले एक साहब बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान में जो आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ज़्यादा पंजाब से आए हैं। मिसालें भी दी, फैज़, गुलज़ुर शहाब वगैरह, इश्तियाक अहमद, इकबाल, और मंटो 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 भी पंजाब से हैं, साहिर लुधियानवी, आप नाम लेते रहें।
और फिर मज़े की बात है कि उबैदुल्ला अलीम और सलीम कोसर ये कराची से थे, लेकिन बेसिकली ये भी पंजाबी ही थे, यहाँ से माइग्रेट होकर कराची जाके बाद हुए थे। तो बाकी सूबों में उर्दू के आपको दानिश कम नज़र आएँगे, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि उन सूबों को उर्दू से लगाव नहीं है, बल्कि वो शायद पंजाब की निस्बत अपनी जो लोकल ज़ुबानें हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। सिंध में सिंधी ज़ुबान बोली जाती है, केपी में आप देख लें पश्तो को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। बलूचिस्तान में भी ब्राह्वी और बलूची जो ज़ुबानें हैं, उनमें उनके बहुत अच्छे-अच्छे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो ये डिबेट ज़ुबानों की जिस आज़म भाई बात कर रहे थे, कंपैरिज़न नहीं बन सकता, इनका मुकाबला आपस में नहीं हो सकता। अपनी-अपनी जगह पे ये सारी खूबसूरत ज़ुबानें हैं, इनको प्रिज़र्व किया जाना चाहिए। पंजाब ने अपने साथ बहुत ज़्यादती की है। हमने अपनी ज़ुबान को पीछे रख के एक नेशनल लैंग्वेज उर्दू को प्रमोट किया और ये सूरत हाल है कि हम अपने घरों में भी जिस तरह बात कर रहे थे कि उर्दू ही बोलते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों को पंजाबी आजकल नहीं आती। जबकि बाकी 3 सूबों ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया तीनों सूबों ने। उर्दू कौमी ज़ुबान है, राब्ते की ज़ुबान है, बैन-ए-सूबाई राब्ते की ज़ुबान है और उसको वही अहमियत मिलनी चाहिए, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान की कीमत पर नहीं। जिस तरह ये फवाद काम कर रहा है, ये जमहूरी बंदा दुरेश जो है ये काम कर रहा है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसको मज़ीद आगे हमें लेके जाना है और अपनी लोकल ज़ुबानों को प्रमोट करें। उर्दू को बेशक अ, अपना एक नेशनल वक़ार के तौर पे, फ़ख्र के तौर पे दुनिया की चंद बड़ी ज़ुबानों में से एक है, तो रखा जाना चाहिए, लेकिन इनका मुकाबला आपस में नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी-अपनी अहमियत है और मैं माज़ फैसल भाई शायद चले गए हैं कि अगर वो इमरान भाई की मुखालफत में है, तो फिर फैसल भाई के साथ मेरी जंग है। इमरान भाई के लिए मैं खून की नदियाँ भी बहा दूँगा, चाहे वो इमरान भाई का खून मुझे बहाना पड़े, लेकिन मैं ये कर दूँगा। बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया। इमरान जावेद की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप इमरान जावेद का खून बहाने की बात कर रहे हैं, तो मैं यार, आपके मैं हर स्पीकर के बाद एक फैक्ट देना चाहता हूँ, तो ये फैक्ट एक मैं और फैक्ट दे देता हूँ। फैक्ट ये है कि उर्दू जो ज़बान है, उसको 2 तरीके में नस्तालिक में लिखते हैं, राइट? तो हमारी जो स्क्रिप्ट है उर्दू को लिखने की, उसको खत को हम नस्तालिक कहते हैं। 2 नस्तालिक हैं दुनिया में, एक है दिल्ली का नस्तालिक और एक है लाहौरी नस्तालिक। तो इस ज़बान के जो लिखने की जो स्क्रिप्ट है नस्तालिक, उसके जो 2 स्टाइल हैं, एक का नाम है दिल्ली नस्तालिक और एक का नाम है लाहौरी नस्तालिक। एनीवे, नेक्स्ट स्पीकर मेरे ख्याल से जो है वो वापस आ गए, थोड़ा पैरा बोलिए। नहीं, मैं चले गए वो। जसीम भाई वो जो भाई ने बात किया, मैं भी थर्ड जो ने लास्ट लाइन बोला कि इमरान भाई के बारे में मैं भी इनके साथ हूँ, आज़म भाई के साथ हूँ, इनके साथ हूँ। थैंक यू। सॉरी इमरान भाई, माइंड ना कीजिएगा। नहीं, चलिए माइंड करने लोन की क्या बात है? इमरान भाई के लिए हम खून बहा सकते हैं, बेशक इमरान भाई कब आएँ, इसमें कोई माइंड करने की बात नहीं है। यूनिकॉर्न बोलिए। लोन यूनिकॉर्न है ये, अकेले हैं पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल से चले गए वो शायद। मतलब वो ये बहुत जमहूरी, ये जमहूरी हाँ, जमहूरी बंदा प्रवासी बोले, की आप बात। बड़े जमहूरी लग रहे हैं मुझे, बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जी, इनविटेशन शुक्रिया टू जी। कुछ बातें अभी ये जो टॉपिक उसके बारे में करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि कुछ बातें उसमें ऐसी हो जाएँगी जो शायद जो हमें मसाले पाकिस्तान और पाकिस्तान में पढ़ाया गया रास्ते की तरफ से, तो उसके थोड़ा सा मुख्तलिफ समझ में जाएँ। तो उम्मीद करूँगा कि भाई जहाँ तक आपको आप किसी के जज़्बात को ठेस ना पहुँचाएँ और अपनी बात एक मुनासिब तरीके से करें, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, तारीख की बात करिए यार, तारीख की बात करिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारी रियासत ने एक बैनर बनाया हुआ है ना, जो पंजाबी थी वो सिखों की ज़ुबान थी और मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू थी। तो जब मैं मुख्तलिफ दौरे के दौर में हुए हुए जो मरदमशुमारी है ना, वो पढ़ता हूँ, तो पंजाब में दौरे के आने के बाद हर मरदमशुमारी में 50% से ज़्यादा मुसलमान थे। जहाँ पे पंजाबी थी, पंजाब में वहाँ पे 50% से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद थी और जहाँ से उर्दू आती है यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ पे मुसलमान कभी भी 15-20% से ज़्यादा नहीं रहे। तो फिर अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पंजाबी तो मुसलमानों की ज़ुबान हुई और उर्दू जो है वो हिंदुओं की ज़ुबान है, क्योंकि वहाँ पे 80% हिंदू थे जहाँ पे उर्दू का जन्म हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारी रियासत ने ये झूठ क्यों हमारे साथ बोला और हमने उसी पे चुपके से ईमान रख के आगे चलाना शुरू कर दिया और अपनी तहकीक कभी नहीं की। दूसरा हम एक और बात कहते हैं कि मुसलमानों की ज़ुबान उर्दू है। तो क्या पर्शियन बोलने वाले, टर्किश बोलने वाले, अरबी बोलने वाले सारे गैर मुस्लिम हो जाते हैं अगर वो मुसलमानों की ज़ुबान नहीं है? या फिर अगर इसको अच्छी तरह कहा जाए, करेक्टली कहा जाए, तो गोरे के जो कॉलोनाइज़्ड मुस्लिम थे, उनकी ज़ुबान लाज़ी तौर पे होती है। क्योंकि गोरे ने जब बर्फ़ पे कब्ज़ा किया तो यहाँ पे जो इल्म थी, जो सारी चीज़ें थी, वो फ़ारसी में हो रही थी। तो गोरे ने जब सोचा कि इन लोगों को अपने माज़ी से कैसे काटा जाए, तो उसने एक कॉलोनियल एंटिटी और कॉलोनियल लैंग्वेज को खड़ा किया फ़ारसी के मुकाबले में। और 1837 में गोरे ने इसको फोर्ट विलियम कॉलेज बंगाल में प्रॉपर इसकी रुपए-थर्जी फाइनलाइज़ की, इसकी ग्रामर फाइनलाइज़ की और फिर फ़ारसी को काट के साइड पे किया। हमारी नस्लों को हमारी तारीख से काट दिया। मुसलमान ने हिंदी और जो दरबार संतत और उनको कहा भजन आज से आप लोग जो है ना उर्दू के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि आपको जो जिस तरह मैं कॉलोनाइज़ करना चाहता हूँ यार आपके आने यार वाले जमुरी साहब, आप इधर एक सवाल लीजिए, मुझे बताइए कि जब सरदारों का जब हुकूमत थी पंजाब में, जब खालसा राज था, खालसा राज में उन्होंने जो है वो पंजाबी क्यों नहीं लगाई पंजाब में? जैसे भाई अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगे उसके बाद मैं सवाल लूँगा, मैं पहले ज़रा नहीं, बहुत लंबी होगी ना, ज़रा सवाल भी लीजिए, साथ-साथ आप बोलिए, आराम से टाइम है। नहीं, जैसे भाई अगर टाइम है तो मुझे मेरी बात पूरी करने देना, आपके सवाल आपसे नहीं। चलिए बस समराइज़ हाँ, करिए, बोलिए। ठीक है। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि कौमी ज़ुबान और इलाकाई ज़ुबानें। इलाकाई ज़ुबानें तो वो होती हैं जो महदूद होती हैं किसी के साथ। आपकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो गाना पूरे मुल्क में सुना जाता है वो पंजाबी का होता है। आपके मुल्क की हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग और हर सिनेमा में चलने वाली जो मूवी होती है वो पंजाबी होती है। तो पंजाबी कैसे इलाकाई ज़ुबान हो गई और कराची, हैदराबाद के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली कौमी ज़ुबान कैसे हो गई? तो मेरा ख्याल है हमारा फिर यहाँ पे भी एक ना समझदारी का थोड़ा सा मसला है कि हमने जो कौमी ज़ुबानें यहाँ पे हज़ारों साल के कौमें बाद हैं, उनकी ज़ुबानों को रियासत ने इलाकाई कह दिया और हमने उसको मान लिया और जो बाहर से इम्पोर्टेड ज़ुबान थी इलाकाई उसको उन्होंने कौमी कह दिया और हमने दोबारा चलिए से उसे मान लिया। अब सवाल ले लीजिए जमुरी साहब। जैसे भाई सब आपकी बात करते हैं, जी, जी, बहुत सवाल ले शुक्रिया। लीजिए। जी, शुक्रिया। चलिए, मैं चलिए। कह रहा हूँ सवाल ले लीजिए मेरा। आप ये बताइए जमुरी साहब कि जब आप जो कह रहे थे, जब गोरों ने आपने ठीक जो है इसकी हिस्ट्री की, जो तारीख की रिलेशन ठीक करी आपने। गोरों ने फ़ारसी को हटा के, क्योंकि गोरों को लगता था कि फ़ारसी मुसलमानों की ज़बान है और उन्होंने हटा के उर्दू लगा दी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? इंक्लूडिंग इन पंजाब। ये चलेगा क्या ये? अच्छा है, सॉरी। इधर ही जी, नहीं जी, छोड़ जी, रहा। जी, मैं जी, सुन रहा हूँ आपका सवाल, सुन रहा हूँ। जी, जी। तो मैं पूछा था आपसे जमुरी साहब कि जब आप वो बात ठीक कह रहे थे कि फ़ारसी हटा के उन्होंने जो है वो उर्दू लगा दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि फ़ारसी मुसलमान की ज़बान है, उर्दू मुसलमान की ज़बान नहीं है। मगर जब उन्होंने उर्दू लगाई, तो उसके बाद का जो पीरियड है, कॉलोनियल पीरियड जिसे हम कहते हैं, समझिए 90 साल का, मेरा ख्याल था उसके बाद उस पीरियड के अंदर जो आर्य समाज था पंजाब में, उन्होंने कहा हिंदी होगी, हिंदी को प्रमोट करो।
क्योंकि वो एक हिंदू मूवमेंट था। और जो सरदार थे, जो बहुत कम तादाद में थे यहाँ के पंजाब में, उन्होंने जो है वो कहा कि पंजाबी को प्रमोट करो, ठीक है। मगर जो मुसलमान थे, पंजाबी मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो जो है वो उर्दू को प्रमोट किया। तो वो जो 90 ईयर्स का पीरियड है, उसके अंदर जो मुहिम चली, जो ज़बानों का एडवांसमेंट हुआ, तो पंजाबी मुसलमान तो कह रहा था कि वी विल प्रमोट उर्दू ओवर पंजाबी एंड ओवर हिंदी, राइट। तो जब आप ये कहते हैं कि ज़बान मुसल्लत करी, तो पंजाब के मुसलमान पे उर्दू कैसे मुसल्लत हुई, जबकि वो पिछले 100 बरस से इसकी मुहिम चला रहे थे कि उर्दू को जो है वो प्रमोट कर रहे थे। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका जमुई साहब? जैसे भाई आपने बहुत अच्छा बताया, और मगर आपने मेरी बात सुनी हो, तो मैंने कहा था उर्दू कॉलोनाइज मुसलमानों की जुबान। तो अभी वो कॉलोनाइज चाहे पंजाब का हो, चाहे फ्रंटियर का, जैसे सोहेल अफरीदी जो कि किसी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा, वहाँ का हो, बलोचिस्तान का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, केरला का हो, जब वो कॉलोनाइज है तो अपने मालिक की बात जुबान बोलेगा। तो जब गोरे की लगाई हुई उर्दू जुबान थी, तो उसने उसी की बोली थी। इसमें आपको तज्जुब क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, एक सेकंड जमुई साहब, बात ये है कि जब गोरे ने तो उर्दू लगा दी, तो हिंदू कह रहे हैं आर्य समाज के हिंदी को लगाओ, और सरदार कह रहे हैं पंजाबी लगाओ, और पंजाबी मुसलमान कह रहे हैं नहीं, नहीं, उर्दू को चलाओ। तो वो कॉलोनाइज कैसे हुआ? पंजाबी मुसलमान तो तीनों कॉलोनाइज थे ना, तो पंजाबी मुसलमान क्यों उर्दू को प्रमोट कर रहे थे और हिंदू और सरदार नहीं कर रहे थे? कॉलोनाइज तो तीनों थे। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं समझ आई, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? नहीं, मेरी समझ में क्या मतलब हुआ? उर्दू की तो कोई वही एक सेकंड तो जी, बोलिए इसी तरफ आ रहा जी, हूँ। समझाइए ना, जब कॉलोनी का क्या आप मतलब, कॉलोनाइजेशन का? पंजाब के जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, उनकी तालीम कहाँ पे हो रही थी? अलीगढ़ में। उनकी तालीम किस ज़ुबान में हो रही थी? उर्दू में। उर्दू किसने बनाई थी? जो कॉलोनाइज़र था, उसने इम्पोज़ करवाई थी। तो वो तो ब्रेन ही कॉलोनाइज़ थे। चाहे वो जिनको जितना मर्ज़ी है उसको हम बढ़ा दे लें, जितने मर्ज़ी हम उनके गुण डालें, बट दे वर द कॉलोनाइज़्ड ब्रेन, दे कुड नॉट थिंक आउट ऑफ दैट कॉलोनाइज़्ड और ब्रेन। सरदार और हिंदू कैसे आउट ऑफ थिंक कर रहे थे? क्योंकि सरदार और हिंदू जो पंजाब के सूबे में स्कूल तो सारे उर्दू के थे, वो भी उर्दू के पढ़े हुए थे। तो पंजाब ये आप पंजाबी और हिंदू जो हैं, वो हिंदी को क्यों प्रमोट कर रहे थे? मतलब अगर आप बात कॉलोनाइज माइंड की कर रहे हैं, तो तीनों ही उर्दू में पढ़ रहे थे। मुसलमान पंजाबी स्कूलों में बिल्कुल उर्दू नहीं पढ़ा था। एक सेकंड यार, एक सेकंड। पंजाबी मुसलमान जो है, जो स्कूलों की अगर आप तादाद देखिए पंजाब के अंदर, सूबाई पंजाब में आजादी से पहले, वो जो थी उसमें हजारों में है उर्दू, और हिंदी जो है वो डजन्स में है, और जो गुरमुखी के स्कूल थे पंजाबी के, वो 20 से भी कम है। तो तीनों जो कौमें थी, हिंदू, मुसलमान और सरदार, पंजाब के सूबे के अंदर, वो तीनों उर्दू में पढ़ते थे स्कूल में, क्योंकि आपने सही कहा, गोरों ने लगाई ज़बान। मगर फिर क्या वजह है कि पंजाबी मुसलमान जो कहते थे हाँ, हाँ, उर्दू सही और करो उर्दू को, और जो बाकी कॉलोनाइज थे सरदार और हिंदू, वो नहीं करना चाहते थे उर्दू को। तो इसमें कॉलोनी का इसका मेरी स्मॉल कॉलोनाइजेशन, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं क्योंकि कॉलोनाइजेशन होता, जी आपका बोलिए। ये मुद्दा आपका क्लियर करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा और एक नुआंस पॉइंट उठाया, इसलिए मैं आपको रियली आई एप्रिशिएट यू। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ पता नहीं क्यों नहीं पा रहे। मैं आपको ये समझा फिर रहा से हूँ समझाइए। कि अच्छा उर्दू जमुरी भाई, जो एक मेरी पंजाब के रिक्वेस्ट है मुसलमानों की जो एलीट थी, यार, जमुरी भाई एक मेरी रिक्वेस्ट है, देखें बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है, तो आपकी आवाज़ थोड़ा-सा ज़रा अगर आप स्पीकर के करीब हो जाएँ, ताकि ज़रा क्लैरिटी से और क्लियर आवाज़ सुनाई दे, तो क्या लगता है? बड़ा मज़ा आएगा आपकी बात सुनने में। जी। ओके, अच्छा बाकी जैसे यार भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबका हो सकता है, आप खुल के बोलें जितना बोलना आपने। बिल्कुल, 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 बहुत अच्छे। जैसे भाई देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों की जो एलीट पंजाब से जा रही थी अलीगढ़ पढ़ने, और वहाँ से फार्गुल तहसील होके वापस आ रही थी, दे वर टोटली ब्रेन वॉश एंड कट ऑफ फ्रॉम देयर रूट। जब आप किसी बच्चे को उसकी रूट से काट के ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसके बाद वो उसी जुबान में बोलता है जिसे कहते हैं इंटरनलाइजेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जब आपको मदरसा जिस स्कूल में आप पढ़ने गए हैं, उसने उर्दू जुबान को मजहब के साथ जोड़ के मस्जिद फरीदा बनाने की कोशिश की है, तो आप मुझे बताएं, उस बच्चे का कसूर है जो स्कूल में पढ़ के ब्रेन वॉश होकर बड़ा होकर उसी जुबान या उसी रटे अल्फाज को आगे दोहराता है, या उन उस्तादा का और उस सिलेबस बनाने वालों को कसूर है जिन्होंने उस बच्चे को अच्छा, एक जुबान ये कर दिया? जमहूरी बंदा साहब, एक बस एक छोटा सा सवाल है मेरा, जस्टिस भाई आप भी सुनिएगा, आपकी गौर चाहिए इस पे। वो ये भाई कि उर्दू ज़बान का ओरिजिन क्या है? ओरिजिन यार उर्दू ज़बान का ओरिजिन ये है कि बेसिकली वेस्टर्न यूपी का ओरिजिन है, और उसके बाद उसमें हरियाणवी और फारसी और बहुत सारी जो है वो लोन वर्ड्स हैं। मगर बेसिकली खड़ी बोली है वेस्टर्न यूपी की, और वो बन जाती है उर्दू, और उसमें बहुत सारे फारसी के लोन वर्ड आ जाते हैं। मगर जो हरियाणवी, दिल्ली का कोई आंसर नहीं है, दिल्ली का हाँ, दिल्ली वेस्टर्न यूपी मिले हुए हैं ना, दिल्ली वेस्टर्न यूपी मिले हुए हैं। और उसके बाद जो लिखाई उर्दू की है वो डेक्कन में होती है, तो साउथ में होती है। जो उर्दू जो थी, वो तो नॉर्थ में बोली जाती थी, मगर तो जो लिखाई जाती इन्होंने थी, ये जमहूरी भाई ने बोला कि उर्दू इंपोर्ट हुई, कहाँ से इंपोर्ट हुई? ये मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उर्दू अगर पंजाब के एलीट अलीगढ़ जा रहे थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वो बेसिकली उर्दू वालों को कह रहे हैं कि वो कॉलोनाइजर थे। मेरे ख्याल से अंग्रेजों को कह रहे हैं कॉलोनाइजर थे। नहीं, और नहीं यार, जब जस्टिस भाई उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं आपको बताता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि उर्दू एक मतलब कि एक्सीडेंटल लैंग्वेज मुसलमानों ने क्रिएट की थी, क्योंकि उस वक़्त उनको एक सेपरेट लैंग्वेज चाहिए थी, क्योंकि उस वक़्त हालात ऐसे थे कि मुसलमानों ने नहीं की थी, वो ये आप कह रहे ऐसे थे गोरे ने कॉलोनी, की थी, वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं हाँ, कह ऐसे रहे। कॉलोनी लेकिन वो ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मुझे काफी हद तक चलिए कन्विंस कर दिया था। खैर यार मैं साहब, बात, यार आजम साहब एक सेकंड, मैं चुप करके दोनों की बातें ऐसे सुन रहा था। यार एक सेकंड जमहूरी बंदा साहब, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है भाई साहब, मैं बदतमीजी से नहीं कह रहा, मुझे आपका नाम नहीं, आपके नाम का मसला सारा ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने आपको आपकी रूट से काटा, क्योंकि आपकी रूट्स जो थी वो आपकी फारसी जबान में थी, उन्होंने आपको काटा क्योंकि आप हुक्मरान थे। अगर आप ये देखें कि अंग्रेजों ने हुक्मरानी किससे छीनी थी, आपसे छीनी थी, मुसलमानों से हुक्मरानी छीनी थी। तो वो कह रहे थे कि मुसलमान हुक्मरान थे उस एरिया के, ठीक है ना। तो अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा सबसे पहले इनकी जो हुक्मरानी की जुबान, जो हुक्मरान थे इससे पहले के हुक्मरान, उनकी जुबान से इनका ताल्लुक काटो, और इसलिए उन्होंने उर्दू जुबान को मुसल्लत किया। वो एक वेस्टर्न यूपी की जुबान थी, खड़ी बोली से उर्दू का इर्तिका हुआ, और वहां से उर्दू का इर्तिका होते हुए उसमें और लैंग्वेजेस ऐड हुई, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन वो एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे पाए कि वो खाली मुसलमानों को ही, मुसलमान उस वक्त जमाने के मुसलमान कहते थे कि उर्दू जो उर्दू है वो हमारी जुबान है, ठीक है। तो हिंदुओं को वो क्यों नहीं कॉलोनाइज कर पाए, या वो उसको क्यों नहीं कॉलोनाइज कर पाए सिखों को, सरदारों को। सरदारों को? इस सवाल का जवाब वो घुमाई जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। मैं देना जवाब अगर ज़्यादा देते यार मेरे को इंटरनेट कट में ट्रैवल जी, हो जी, रही है। खैर साहब, अच्छा नहीं, वो जवाब देते हैं। जस्ट हाँ जी, हाँ जी, जस्टिस साहब आंदे पे ना तो बार-बार उर्दू में पूरा बोलो भाई, सुन क्या रहे समझ हैं। उर्दू में बोलिए। यार मैंने जड़ा हिंदुस्तानी क्या भाई, कहना आप है। खिलाफ लीजिए भाई, यहाँ पे स्पेस में मुझे नहीं समझ आएगी, क्या मतलब मुझसे डिबेट करेंगे पंजाबी में, मुझे जबान जाती नहीं। सही मैं ते आजम की स्पेस आया अगर आजम साहब यार बोलिए, जस्टिस बोलिए, साहब, बोलिए। मैं तुहानू समझा दिया, मैं प्लीज बोलन देना, खैर कोई मसला नहीं। जी बोलो, जिस तरह बोलने दे, मैं आपको अच्छा समझा दूंगा। नहीं इतने मैं सुनिया मतलब जितने गल करते पे ने कि मतलब आर्य समाज वाले या सिख पंजाबी की गल की थी, या आर्य समाज वाले ने हिंदुस्तानी की गल बात की थी। अब तो गल कि हिंदुस्तानी या उर्दू में वक्री बोली आखिया गया, इको बोली है, ठीक है, उन्होंने दा स्क्रिप्ट है, लिखण दा तरीका कार है वो वखरा, और कायसा वखरी नहीं। दूसरी गल जस्टिस साहब ने अद्धी गल दसते पे, ठीक है, मुसलमानों ने भी ते सिखां ने भी ते हिंदू पंजाबियों ने भी, ठीक है, पंजाबी वास्ते आवाज चाहिए, ठीक है, ते गोरे दे कब्जे दे दौरान चाहिए। एक मैं मिसाल देना, डॉक्टर तारिक रहमान दी किताबां पढ़ लो, ठीक है, उन्होंने बड़ा सोहना इत्थे लिखिया। ते एक मिसाल मैं दे छुड़ना कि लिपि दे विच अखबार जारी होंदा है, ते शुरू कीता एक हिंदू ने। ते ए कहना मतलब वो गल कर रहे हो वो अद्धी दस रहे, ते जेड़ा दूजा अद्धा हिस्सा मैं दस रहा कि ए गल गलत है कि मुसलमानों ने या सिखां ने या हिंदुओं ने रल के यार आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही पंजाब जनाब।
मैं यहाँ पे देखें यहाँ पे बात गलबात बोलिए बोलिए नहीं की थी। गुड
सर जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ समझ कोई नहीं आती यार मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि फवाद भाई आप बात मेरा नाम ले रहे हैं मगर ऐसी ज़बान मुझसे बात करें जो मुझे नहीं आती मैं आपसे फेक की बोली बोलूं आपको आपका बार-बार नाम लेके और आपको समझ में नहीं आ रही तो इसमें क्या मतलब वो है मतलब आप जबरदस्ती बेकार में जबरदस्ती बताइए आजम भाई क्या कहना ट्रांसलेट कर लीजिए आजम भाई क्रैप भाई आप कर देना ट्रांसलेट यार हाँ जी वो ये कह रहे हैं कि वो आप आधा सच बता रहे हैं पूरा सच नहीं बता रहे और पूरा आधा सच जो बकैया का आधा सच है जो कि उन पे आश्कार हुआ है फवाद खरल साहब पे वो सच ये है कि जो पंजाब के हिंदू थे और पंजाब के जो सिख थे और पंजाब के जो मुसलमान थे उन्होंने दोबारा उस बोली को शुरू करने की बहुत कोशिश की उन्होंने एक दो राइटर्स के नाम लिए तारीख करके राइटर थे जेलम से उन्होंने भी कोशिश की और कुछ लोगों ने इसको राइट करने की कोशिश की लेकिन वो ना कर पाए यही वो कहना चाह रहे थे और कोई ऐसी खास बात उन्होंने ऐसा तारीख का कोई ऐसा पन्ना नहीं उन्होंने उल्टा कि जो कि हम यार उनके ओपिनियन का आप एहतराम मैं बेइंतहा एहतराम कर रहा हूं अगर वो अपना ओपिनियन 100 बार दें बल्कि 1 करोड़ बार दें ठीक है ना तो मगर आजम भाई वैसे बात गलत है मतलब वो एड्रेस मुझे कर रहे हैं और फिर मुझे पहले वो नहीं बोलना था ना यही तो है ना यार नहीं बोलने बेकार है कि मुझे बोलने नहीं भाई बोलिए नहीं भाई बोलिए यार नहीं भाई बोलिए फिर आरिफ कादरी साहब यार यार अपना आजम भाई ने पूछा था सवाल शुरू में कि ये पर्शियन को हमने क्यों नहीं कैरी ऑन किया तो यार आजम भाई आप ये थोड़ा और पीछे जाएं सोचें कि पर्शियन कहाँ से आई थी पर्शियन तो जो हमारे कॉन्करर्स थे जो अफगानिस्तान से और इधर से ईरान से आए थे वो अपने साथ लेके आए थे किसी भी कौम को या किसी भी मुल्क को तस्खीर करने के लिए आपको उनकी पहचान को से उनको हटाना पड़ता है वो कॉलोनाइजेशन करने के लिए सबसे बड़ा टूल जो होता है वो आपके पास जहाँ पे आपकी फौजें वगैरह होती हैं वो तो होती हैं जो ताकत होती है वो तो होती है लेकिन आपको अगले को जिसको आपने तस्खीर करना है उसको एसिमुलेट करना अपने कल्चर के अंदर तो उसकी जो सबसे बड़ी किसी भी कौम की पहचान होती है वो उसकी जुबान होती है ठीक है मैं कहीं पे भी जाऊंगा मैं आपके साथ आगे पहाड़ी बोलना शुरू कर दूंगा तो आपको फौरन पता लग जाएगा कि मैं पाकिस्तान के किस खित्ते से ताल्लुक रखता हूँ ठीक है अगर मैं पंजाबी बोलना शुरू कर दूंगा तो किस गुरैज साहब को या किसी भी पंजाबी को पता लग जाएगा या पंजाब के अंदर से भी किस खित्ते से बोलता है क्योंकि फैसलाबाद में थोड़ी और बोलते हैं लाहौर में थोड़ी और बोलते हैं साहिब में थोड़ी और बोलते हैं सियालकोट में थोड़ी और बोलते हैं ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा टूल होता है और वो देख लें कि अब मैंने लफ्ज़ टूल इस्तेमाल किया ठीक है जैसे कि ये फवाद खरल साहब जो बोल रहे थे ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये सेंट्रल पंजाब की पंजाबी नहीं मुझे लग रही थी जी उन्होंने आके आपको आपकी पहचान से काटा और आपके जो एक और टूल जो रखा दिया उर्दू का ठीक है और फिर वहां से जो हमने पर्शियन को छोड़ दिया फारसी को छोड़ दिया ठीक है लेकिन फिर जाते जाते वो सौगात आपकी वो जो इंग्लिश के साथ अंग्रेजी के साथ जो ऑब्सेशन है वो भी डाल के हमारे अंदर फिर उसके बाद हमारे अंदर वो ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि आज आप 5वीं 6वीं 7वीं की जो साइंस की बुक है वो किसी जमाने जब मैंने पढ़ी थी वो साइंस की पहली किताब होती थी वो उर्दू में होती थी लेकिन आज वो भी इंग्लिश में है मैथमेटिक्स है वो भी इंग्लिश में है फिजिक्स है वो भी इंग्लिश में जो भी आप चीज लेंगे आपकी दरअंदाजी इतनी बढ़ गई है इंग्लिश की आपके कल्चर के अंदर आपकी एकेडेमिया के अंदर पढ़ाई के अंदर कि आप उस जो एक कहते हैं इनविजिबल बेड़ी है जो ना देख सकने वाली बेड़ी है वो आज भी आप उसको अपने साथ वो कहीं ना कहीं लेके फिर रहे हैं और आखिरी बात ये कि कोई भी फ्रेंच प्रेसिडेंट जब अपना हल्फ उठाता है ना उस हल्फ की एक शिक है कि मैं जो मुझे कानून जो मुझे आयन पावर देता है उन पावर्स को बुरेकार लाते हुए फ्रेंच लैंग्वेज का तहफ़्फ़ुज़ उसी तरह करूंगा जैसे मैं अपनी जान में करता हूँ ठीक है तो ये देख लें कि इन लोगों को अपनी जुबान के साथ कितना ज्यादा प्यार है अपनी उससे पहचान के साथ कितना उसकी रखाव करते हैं कि उन्होंने एक फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है उसके हल्फ में उस चीज को डाला यानी वो अपनी पहचान वो छोड़ना नहीं चाहते कहीं पे भी अब आखिर ये चीज अब ये देखें आप जनाब यहाँ पे जो भी पढ़ने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे फ्रांस में इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे और वो भी एमफिल पीएचडी के लेवल पे और वहाँ भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जितने भी रिसर्च कोई गोरा भी करता है या कोई मेडिकल में कुछ काम करता है उसको ट्रांसलेट करके तो ये फ्रेंच में पढ़ाते हैं ये इंग्लिश में नहीं पढ़ाते आपको ठीक है जितने भी आप यहाँ पे पढ़ना है वो आगे फ्रेंच में पढ़े नहीं तो बहुत कम नहीं भाई आपके पॉइंट बड़े जबरदस्त और बड़े क्लियर थे लेकिन एक सवाल का जवाब जो मुझे कोई नहीं दे पाया अभी तक गोरे ने कॉलोनाइज किया 3 कौमों को 3 कौमें कौन थी मुसलमान हिंदू और सिख पंजाब ठीक है ओके अब मैं सवाल मुझे रखने दीजिए इन 3 कौमों को इसका मुझे कोई लॉजिकल जवाब दे मुझे आएं बाएं चाएं पाएं का जवाब नहीं चाहिए जो मुझे कन्विंस करे मैं कहूंगा यस आई एम कन्विंस्ड ठीक है गोरे ने 3 कौमों को कॉलोनाइज किया एक था मुसलमान जो हुक्मरान था प्रीवियस हुक्मरान एक था हिंदू जो कि बहुत तादाद में ताकतवर था ठीक है और तीसरा था सिख बरादरी ठीक है जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट में थी अब इन तीनों के ऊपर उन्होंने एक जुबान मुसल्लत की मुसल्लत का मतलब होता है कि उनके ऊपर डाल दी एक जुबान वो जुबान क्या थी उर्दू ठीक है ओके अब मुसलमानों ने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि हमें उर्दू चाहिए और हिंदुओं ने कहना शुरू कर दिया कि कौमी जुबान हिंदी होनी चाहिए और यार एक सेकंड में सवाल मुकम्मल कर लो 3 लोग कॉलोनाइज हुए हैं यार एक सेकंड ये देखें कि एक तो पहला हमारा रस्म खत वो अरबी के साथ मिलता है एक तो जो इस्लामिक टच को दिया गया ठीक है कि हमारी जुबान को जो ना वो इस्लाम से जुड़ा गया दूसरी बात ये कि जो सिख थे उनके पास ऑलरेडी जो पंजाबी जुबान है वो गुरमुखी स्टाइल में लिखते हैं ठीक है वो तो उनके पास ऑलरेडी अपने मजहब की अपनी जो जुबान है वो है ठीक है तीसरी तो जो हिंदू है उनके पास संस्कृत है अपने मजहब की जुबान वो उनके पास है इसलिए वो ये कहते हैं ना एक आइडेंटिटी क्रिएट की गई ठीक है कि इसको उसके साथ अटैच करो अब गोरे जनाब को अरबी तो पढ़ने लगे ठीक है तो ये मेरी जो में जो बात है वही आती है काफी हद तक वैलिड है एक सेकंड पॉइंट काफी हद तक वैलिड है लेकिन मसला ये है आप कह रहे सिर्फ रस्मुल खत की बिना पर उन्होंने वो जुबान हमने उस जुबान को जटियां और पपियां लेना शुरू कर दी यार एक सेकंड अली भाई एक सेकंड यार बात बेसिक ये है ना कि अगर पंजाबी मुसलमान ने कहा कि हमारी जुबान उर्दू है तो ये कहना कि वो कुछ थे वो उनको दिमाग को किसी ने जो है आके कॉलोनाइज कर दिया था मतलब ये भाई वो तो पंजाबी मुसलमान डिसाइड करेगा ना अगर पंजाबी मुसलमान कह रहा है कि इस्लाम की ज़बान है हिंदुस्तान में तो वो उनकी मर्जी और बाद में दूसरी बात जादूगर भाई अगर यहाँ पे हैं आप जो ये बात कर रहे थे ना कॉलोनाइजेशन पहली बात तो ये कि फारसी कॉलोनाइज ज़बान नहीं थी फारसी सिर्फ स्टेट की ज़बान थी लोग अब जो है वो आम आदमी जो है वो अलग अलग ज़बानें बोलता था अलग अलग हिंदुस्तान के सूबों में और फारसी जो थी वो कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव ज़बान थी लैंड की ज़बान थी क्योंकि वो ऑब्वियसली पर्शियन रूलर्स थे तो उन्होंने लोगों कभी नहीं कहा कि तुम मतलब उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी ना स्कूल पे होते नहीं थे जब कि हर आम आदमी जो है वो उर्दू बोलना शुरू कर दे या क्या कोई भी ज़बान बोले क्योंकि वो एक उस एरा के अंदर मुसलमानों के अंदर ज़बान थी एक बात दूसरी बात ये कि आप जो बात ये कह रहे हैं ना कि मैं समझ आपकी बात विच इज अ वैलिड पॉइंट बाय द वे कि आप बात करें कॉलोनियलिज्म के तो भाई उर्दू ये वहां पे पंजाब का जो सूबा है उसके अंदर जो है वो क्या लोग बोल रहे थे पंजाबी तो उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं 10वीं सदी के बाद बोला है उससे पहले वो ज़बान बोलते थे क्या कहते हैं अपभ्रंश ठीक है अपभ्रंश जो है उससे पहले वो बोलते थे प्रकृत और प्रकृत आई संस्कृत से और संस्कृत कहां से आई सेंट्रल एशिया से वो भी हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है
ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो ज़बानें हैं भाई, ये ऐसी होता है दुनिया में कि ज़बान इवॉल्व होती हैं, जहाँ लोग रहते हैं उनकी ज़बानें इवॉल्व होती हैं। जो संस्कृत जो है, जो सारी ज़बानें जो हैं हिंदुस्तान में नॉर्थ की जो इंडो आर्यन ज़बानें हैं, इनकी तो मदर टंग लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, और संस्कृत तो सेंट्रल एशिया से आई है, पंजाब की ज़बान थोड़ी थी ये तो सेंट्रल एशिया से लोग लेके आए नीचे। तो ये तो ऐसे अगर हम चले जाएंगे ना, तो हर ज़बान में एक दूसरी ज़बान हल्की कॉलोनाइजेशन होता है, लोग आते हैं अपनी ज़बान लाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है कि मुसलमान आ गए, उन्होंने पर्शियन जो है वो ज़बान या गोरों ने उर्दू लगा दी, ये होता है भाई, ये हमेशा संस्कृत ऐसी आई है हिंदुस्तान में। संस्कृत यहाँ की ज़बान नहीं है, द्रविडियन ज़बानें बोली जाती थी, फिर हिंदी वो संस्कृत आ गई, फिर संस्कृत से प्राकृत हो गई, और प्राकृत से बन के वो हल्की पंजाबी बन गई भाई। तो एक बात, और दूसरी बात मैं आपको एक आरिफ कादिर साहब बोलिएगा, मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं मैं आप लोगों को पता है कि पंजाब के सूबे के अंदर अगर आप 1500 पहले आप 1500 BC चले जाइए, मतलब आज से 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले पंजाब के सूबे का जो आदमी और जो ईरान में था वो एक ही ज़बान बोलते थे, उन दोनों को एक दूसरे की ज़बान समझ म्यूचुअली इंटेलिजिबल। तो आज से 3500 साल पहले ईरान और पंजाब का इंसान एक ही ज़बान बोलता था, वो थी वैदिक संस्कृत हिंदुस्तान में, और ईरान में उसको ज़बान को कहते थे अविस्ता, मगर वो ज़बान एक ही थी, मतलब म्यूचुअली इंटेलिजिबल ज़बान थी। तो उनके ऊपर भी वो ज़बान ईरान में भी कोई आर्यन वहां पहुंचे, वहां उनको ज़बान दी, और हिंदुस्तान पहुंचे उन्होंने वैदिक संस्कृत दे दी। तो ज़बान की तारीफ ये है। और जजेस भाई आखिरी 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 बात आखिरी जजेस भाई, मेरा आपसे एक सवाल भी होगा कि अगर आपने 10वीं 11वीं सदी में बता दिया कि पंजाबी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन ये आपने नहीं बताया कि कंपोज सबसे पहले किसने की थी। वो भी हमारे जो है ना सूफी आदिल पोएट साहब ने बोले, शेख आदिल फरीद थे जी यार, क्या नाम है फैसल आदिल भाई, साहब। जी जी कादरी यार साहब, कादरी का बहुत देर से खड़ा हुआ सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम आज़म भाई, जस्टिस भाई, फैसल भाई, जहांगीर साहब बहुत अच्छे से आई नहीं है। सब्जेक्ट मैटर जो है ये बात नहीं है, बहुत अपना है।